तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दो पुलीज हैं, पुली 1 पुली 2, और जो 1 वाली पुली है वो मासलेस है क्वेश्चन के हिसाब से, और पुली 2 का मास दे रखा है। सेकंड पुली में m मास है, उसका रेडियस p होगा कुछ। सेकंड वाली पुली एक डिस्क के फॉर्म में है, रेडियस उसका r ले रखा है, पुली 2 का मास m है। उसके अलावा कुछ और बातें कहेंगे, स्ट्रिंग मासलेस है, नो स्लिप की कंडीशन भी है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशंस वगैरह निकालने हैं। तो इसमें देखो स्टेप 1 पे तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप 1 पे फोर्सेस कंसिडर करेंगे। तो फोर्सेस अगर यहाँ पर कंसिडर करें, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम जिसको बोलते हैं, तो एक हम m1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक हम m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और एक हम पुली नंबर 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज पुली नंबर 2 भी रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा पुली 2 के लिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाएंगे तो वो ध्यान देना है। तो पुली नंबर 2 के बारे में ध्यान रखना कि पुली 2 रोटेटिंग पुली है, तो इसके लिए आप टेंशन फोर्सेस को दोनों साइड पर अलग अलग दिखाओगे। फोर्सेस अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करें, सपोज m1 से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग m1 के ऊपर टेंशन को t1 से डिनोट करेंगे, उसके वेट को यहाँ पर mg, तो यानी फ्री बॉडी डायग्राम में m1g की फोर्स दिखाएंगे और उसके ऊपर एक टेंशन फोर्स t1। m2 के केस में हम यहाँ पर टेंशन फोर्स को t2 से डिनोट करेंगे, m2 वाले ब्लॉक के ऊपर टेंशन को t2 से डिनोट करो, तो यहाँ पर टेंशन है t2 और उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है m2g। दो ये फोर्सेस हो गई। इसके अलावा जब पुली की बात करेंगे, ठीक है, जब इस पुली की बात करेंगे तो पुली नंबर 2 के केसेस में, पुली नंबर 2 का जो राइट साइड है जहां से m2 अटैच है, पुली 2 का राइट साइड जहां से ब्लॉक m2 को अटैच कर रहे हैं, राइट वाला पोर्शन, इस वाले स्ट्रिंग में तो t2 की ही टेंशन दिखाओगे राइट वाले पोर्शन में। तो पुली नंबर 2 पर राइट साइड डायरेक्शन में तो हम t2 टेंशन दिखाएंगे, लेकिन पुली नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड होगी वहां पर जब टेंशन दिखाएंगे, तो क्योंकि पुली 2 रोटेट करने वाली पुली है, तो इसके राइट साइड पर टेंशन और लेफ्ट साइड पर जो टेंशन दिखाएंगे वो डिफरेंट वैल्यूज की होनी चाहिए। तो अगर राइट साइड को t2 डिनोट किया है, तो इसके लेफ्ट साइड की टेंशन को हम कुछ दूसरा सिंबल t3 से डिनोट करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा पुली नंबर 2 जो है, पुली नंबर 2 उसका सेंटर पॉइंट उस वाली स्ट्रिंग से भी अटैच है जो कि ब्लॉक m1 से आ रहा है, ब्लॉक m1 से आने वाली स्ट्रिंग के साथ भी वो अटैच है। और क्योंकि पुली 1 मासलेस है, रोटेट नहीं कर पा रही है ये, तो पुली नंबर 1 की अगर लेफ्ट साइड पर t1 टेंशन है, तो पुली नंबर 1 के राइट साइड पर भी हम सेम टेंशन दिखाएंगे t1 को। तो सेकंड पुली के सेंटर वाले पोर्शन पर एक t1 की टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, इस तरफ एक t1 की फोर्स, ये कुल मिलाकर के ये फोर्सेस लगेंगे इसमें। सर पुली का मास mg, वो दिखा रहे हैं, एक मिनट, मास भी दिखा रहे हैं, मतलब ये टेंशन दिखाई है अभी, और प्लस इसका मास mg। अभी तो सिर्फ टेंशन फोर्सेस कंसीडर करना बता रहे हैं कि कैसे दिखाते हैं, उसके बाद जितने मासेस होंगे वो दिखाओगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 पर, स्टेप नंबर 2 पर आप इनके डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि आपको एज्यूम करना होगा कि कोई बॉडी किधर जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करना या फिर एज्यूम करना, एक तरीके से कह सकते हो कि आपको ये मानना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है इसके अंदर। तो सेकंड स्टेप आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन को एज्यूम करने का होगा। अब जब ये एज्यूम करने का होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो m1 वाला मास है वो अपवर्ड डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, m2 वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 एक्सेलरेशन से आ रहा है, और जो सेकंड नंबर की पुली है उसमें रोटेशन है। तो सेकंड नंबर की पुली यानी कि पुली नंबर 2 को हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकंड नंबर की पुली जो है वो क्लॉकवाइज ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगी। एक और बात यहाँ समझने वाली है, सेकंड नंबर की पुली स्टेशनरी पुली नहीं है, बिकॉज सेंटर ऑफ द सेकंड नंबर पुली जिस स्ट्रिंग से अटैच है वो स्ट्रिंग ब्लॉक m1 से भी अटैच है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट रखना है, तो अगर पुली 1 और ब्लॉक m1 के बीच वाली लेंथ, पुली 1 और ब्लॉक m1 के बीच की लेंथ अगर रिड्यूस करेगी, तो पुली 1 और पुली 2 के बीच में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बढ़ेगी। मतलब कि अगर ब्लॉक m1 ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो क्योंकि m1 और पुली 2 ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड बॉडीज हैं ये, तो अगर m1 का मोशन अपवर्ड होगा तो एट द साइमल्टेनियसली
पुली नंबर 2 का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पुली नंबर 2 में रोटेशन भी है और प्लस इसका ट्रांसलेशन भी है उसी एक्सेलरेशन से जिस एक्सेलरेशन से m1 ऊपर जा रहा है। इसको ध्यान रखना है, मतलब m1 ट्रांसलेट कर रहा है, m2 ट्रांसलेट कर रहा है, पुली रोटेट कर रहा है और पुली ट्रांसलेट, तीनों चीजें कर रहा है ये इस तरीके से। अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं आप। तीसरे स्टेप पर हम इनकी इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे, जो इनके लिए इक्वेशंस बनाओगे आप, इनके मूव करने की जो इक्वेशंस होंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाएंगे वो देखो। पहले m1 के लिए बनाएंगे। m1 की इक्वेशन, उसको अपवर्ड मोशन माना है, तो t1 माइनस m1g बराबर m1 मल्टीप्लाइड बाय a। ये हो गई m1 की इक्वेशन, m1 a1 फर्स्ट। फिर ब्लॉक m2 की इक्वेशन जिसका डाउनवर्ड मोशन दिखाया गया है, तो m2g माइनस उसकी टेंशन t2 बराबर उसका मास m2a2। ये सेकंड नंबर की हो गई। थर्ड नंबर पे पुली के रोटेट करने की इक्वेशन दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें टॉर्क चाहिए होगा, पुली के लिए टॉर्क की इक्वेशन। तो अगर ये पुली को हमने क्लॉकवाइज रोटेशन माना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि T2 और T3 में से किसका टॉर्क पुली की सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि कैपिटल T1 और mg ये दोनों पुली की सेंटर से ही पास हो रहे, तो mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुली टू 0 है। T1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुली टू वो भी 0 है। तो T1 और mg की वजह से सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आएगा। T2 वाली फोर्स जो सरकमफ्रेंस पर है उसका टॉर्क मिलेगा, और T3 वाली फोर्स जो सरकमफ्रेंस पर है उसका टॉर्क मिलेगा। अब तुमको ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन से फोर्स का टॉर्क पुली 2 की सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज मिलेगा और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा क्लॉकवाइज माना हुआ है। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसको पॉजिटिव रखेंगे। और सर ये T1 को क्यों इग्नोर किया, एक बार फिर से बता दीजिए। T1 सेंटर पे है, टॉर्क अबाउट सेंटर निकालेंगे। मतलब हम यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द पुली 2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर इनटू अल्फा। और थोड़ा सा आप लेक्चर को याद करो, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जो फोर्स सेंटर से ही पास हो रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से 0 आएगा। 0, यस सर। तो T2 की टॉर्क आएगी T2 इंटू सेंटर से डिस्टेंस r और माइनस T3 इंटू उसका डिस्टेंस r। टोटल टॉर्क, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लगाओगे। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए पुली को एक डिस्क का फॉर्म दिया गया है, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनटू अल्फा। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन बनेगी, देखो 4 मोशंस हो रहे हैं ना यहाँ पर। m1 का ट्रांसलेटरी मोशन उसकी इक्वेशन, m2 के ट्रांसलेटरी मोशन उसकी इक्वेशन, पुली की रोटेशनल उसका इक्वेशन। और पुली ट्रांसलेट भी कर रही है, पुली डाउनवर्ड मोशन कर रही है, नीचे की तरफ ट्रांसलेट भी कर रही है, तो पुली की एक और इक्वेशन आएगी ट्रांसलेटरी वाली, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली। तो पुली का मास m और उसकी एक्सेलरेशन a1, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। बट पुली में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस ज्यादा होंगी, यानी कि T3 और mg और T2 ये तीनों डाउनवर्ड फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो T2 प्लस T3 और प्लस mg माइनस T1 जो ऊपर की तरफ है, ये हो गई पुली की चौथी इक्वेशन। जितने मोशंस होंगे उतनी इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट मोशन m1 के लिए, सेकंड मोशन है m2 के लिए, थर्ड मोशन पुली के ओमेगा की जगह इसको अल्फा लिख देते हैं, पुली के लिए रोटेट करने की, और चौथी इक्वेशन पुली के लिए ट्रांसलेट करने की। ये 4 इक्वेशन है। अब इसके बाद चौथा स्टेप आएगा, मतलब ये किसी भी क्वेश्चन के लिए यही रहेंगे, चौथा स्टेप। अब आप लगाओ कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग, जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, कंडीशन ऑफ नो स्लिप। और ये कंडीशन कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो जरा। जो हमारा पुली नंबर 2 है, सेकंड वाली पुली की बात करें, अगर पुली नंबर 2 की बात करें, तो ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, इस बात को ध्यान देना है। सेकंड वाली पुली रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही है। और नो स्लिप की कंडीशन, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि नो स्लिप कंडीशन ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि क्या क्या रिजल्ट बनना चाहिए उसके हिसाब से। तो इसका सेंटर पॉइंट, पुली 2 का सेंटर पॉइंट a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और पुली 2 अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है विद अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस a1 और अल्फा का रिलेशन ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है नो स्लिप की कंडीशन। क्या क्या फिर से बोलना।
So alpha is equals to A1 by R. A1 by R. मतलब A1, हाँ ठीक है चलो, A1 इक्वल टू R अल्फा, ये हो जाएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। और एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, स्टेप 5 उसको लिख दे रहा हूँ। एक और इक्वेशन जो एनएलएम के अंदर बताया गया है आपको, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, इस टाइप के मास पुली सिस्टम में कंस्ट्रेंट इक्वेशंस वाला कंसेप्ट। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे फॉर A1 एंड A2 की, इनमें क्या रिलेशन चल रहा होगा, A1 और A2 के बीच में जब कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बनाएंगे तो क्या रिलेशन आएगा, ये जो न्यूटन लॉ में करते थे। और इसके लिए रिलेशंस कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन की रिलेशन बनाने के लिए अब ये थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी हमको। तो इसकी वर्किंग जरा एक बार करके दिखाएंगे कि A1 और A2 का आपस का क्या रिलेशन बनेगा। तो पहला काम तो मैं डिस्क्रिप्टिव करूंगा, बाद में इसको ऑब्जेक्टिवली करके दिखाएंगे कि कैसे कर सकते हो। देखिए, इसको निकालने के लिए ना, ये रिलेशन फाइंड करने के लिए कि A1 और A2 का आपस में क्या रिलेशन है, अब ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर से सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं सॉरी, जो पुली 1 का सेंटर है, इसको हमने एक रेफरेंस लाइन मान ली। और यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, M1 M2 और सबकी डिस्टेंसेस। तो यहां से ब्लॉक M1 का एक डिस्टेंस हो गया, यहाँ से मास M2 का एक डिस्टेंस लिखेंगे, और यहाँ से पुली 2 की एक डिस्टेंस लिखेंगे, और यहाँ से नीचे वाले फ्लोर की एक डिस्टेंस लिखेंगे। ये 4 डिस्टेंसेस हम लिखने जा रहे हैं। एक को हमने Y1 से डिनोट कर दिया, पुली 2 की डिस्टेंस को Y2 से डिनोट कर दिया, YP से, P फॉर द पुली। M2 वाले मास के डिस्टेंस को Y2 लिख देते हैं, और फ्लोर तक के डिस्टेंस को YF लिख देते हैं, फ्लोर तक का डिस्टेंस। अब इसके बाद हम स्ट्रिंग का नाम दे रहे हैं यार। जो फ्लोर से अटैच पॉइंट है वो P, फिर ये Q पॉइंट, फिर पुली 2 के राइट साइड पर R पॉइंट, और जो M2 से अटैच है वो S पॉइंट। तो अब हमारा सारा का सारा फोकस हमारा स्ट्रिंग PQRS के ऊपर है, स्ट्रिंग PQRS के ऊपर। क्योंकि हम क्या करेंगे कि जो लेंथ होगी ना, लेंथ इस पूरे स्ट्रिंग की वो कांस्टेंट रहेगी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की वजह से। अब इसकी लेंथ को हम डिवाइड कर सकते हैं, PQ सेगमेंट प्लस Q से लेकर के R तक का सेगमेंट, और प्लस R से लेके S तक का सेगमेंट। इन तीनों सेगमेंट की लेंथ का टोटल वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। सेगमेंट PQ को, ये जितने भी मैंने Y लिखे हैं उनमें के अगर देखा जाए, तो सेगमेंट PQ को जितने ये वाइज लिखे गए हैं, Y1 Y2 YP और ये सब, उस हिसाब से हम सेगमेंट PQ को लिख सकते हैं Y ऑफ फ्लोर माइनस Y ऑफ P। ये अब अपने लेवल पे देखना कि ये कैसे लिखा जा रहा है, सेगमेंट PQ की वैल्यू। सेगमेंट QR की वैल्यू, सेगमेंट QR, तो सेगमेंट QR पुली के ऊपर हाफ सरकमफ्रेंस है। सेगमेंट QR पुली के ऊपर का हाफ सरकमफ्रेंस, उसको लिखोगे पाई इंटू उसका रेडियस, प्लस सेगमेंट RS। सेगमेंट RS मतलब R टू S तक की जो डिस्टेंस Y2 minus YP। तो Y2 माइनस YP, ये पूरा लेंथ हमारा कांस्टेंट है, ये RS का हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंस्ट्रेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब एक चीज नोटिस करना है, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट्स क्या है इस डिफरेंशिएशन में। क्या YF डिस्टेंस वेरी करेगा, मतलब पुली 1 के सेंटर से और फ्लोर तक का डिस्टेंस, फ्लोर भी एक फिक्स पॉइंट है और पुली 1 का सेंटर भी फिक्स पॉइंट है। नहीं करेगा सर वैरी। नो नहीं करेगा सर। तो YF कांस्टेंट है, YF का डिफरेंशिएशन 0। माइनस YP 2 बार है, ध्यान रखना, तो -2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ YP डिस्टेंस। पाई आर भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा पाई आर का, और एक बचा आपके पास Y2, तो उसका डिफरेंशिएशन है dy2/dt एंड इक्वल टू 0। अब काइनेमेटिक्स के हिसाब से dy2/dt जो होगा, अगर हम ब्लॉक 2 की वेलोसिटी को v2 से डिनोट कर रहे हैं और ब्लॉक 1 की वेलोसिटी को हम v1 से डिनोट कर दें, तो जो dy2/dt है, बिकॉज y2 से हम डिस्टेंस ऑफ m2 को डिनोट कर रहे हैं, y2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ m2, तो dy2/dt विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ m2, यानी कि v2 रिप्रेजेंट करेगा ये। और dyp/dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो YP से हम लोगों ने पुली के डिस्टेंस को डिनोट किया है, इसका मतलब ये पुली की वेलोसिटी है, तो -2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द पुली।
अब पुली की क्या वेलोसिटी होगी, तो ये निकालने के लिए दूसरा कंसेप्ट लगाओगे कि जो पुली का सेंटर पॉइंट है और ब्लॉक M1 ये आपस में अटैच है, तो जिस स्पीड से M1 ऊपर राइज कर रहा होगा, जिस स्पीड से M1 ऊपर राइज कर रहा होगा, उतनी ही स्पीड से पुली का सेंटर नीचे की तरफ भी आ रहा होगा। यानी पुली की वेलोसिटी और ब्लॉक M1 की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ पुली है, इसको मैग्नीट्यूड में आप V1 से रिप्लेस कर सकते हो। सो -2V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से बन जाएगा V2 बराबर 2V1। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन A2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन A1। ये हमारी 5वीं इक्वेशन बनेगी। ये तो हालांकि मैंने सब्जेक्टिवली किया है, बट अगर आप लोग चाहे होते तो न्यूटन लॉ में इसका एक ऑब्जेक्टिव तरीका बताया गया था कि इन दोनों की एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्टिवली कैसे निकाला जा सकता है। A2 और 2A1 का रिलेशन डायरेक्ट भी बताया गया था एक टेंशन ट्रिक के फॉर्म में। वर्क एनर्जी पावर में भी डिस्कस किया था, न्यूटन लॉ के अंदर भी डिस्कस हुआ था। तो ये टोटल 5 इक्वेशंस हैं हमारे। हाँ सर जी। बट उस ट्रिक में सर टेंशन अलग हो जाएगी तो कटेगी कैसे वो कॉमन होके? नहीं तो अब यही तो समझाने के लिए क्वेश्चन है, यही तो समझाया जा रहा है। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती हैं कि टेंशंस अलग हैं या सेम हैं। इसीलिए मैंने सब्जेक्टिव प्रूविंग दी है पहले, कि सब्जेक्टिव प्रूविंग करके आपका आंसर तो वही आ रहा है ना जो सेम टेंशन लेकर के आता है। बताएं। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन को निकालने के लिए अगर आप टेंशन ट्रिक का यूज करना चाहते हो, तो आप ये मान लो कि टेंशंस जैसे आप एनएलएम में दिखाते थे वैसे ही दिखा सकते थे। ये बड़ी अजीब चीज है। एनएलएम में हम क्या करते थे, एक बार दिखाते हैं आपको। न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में अगर इसी का कंस्ट्रेंट निकालना होता तो हम क्या करते थे, आपको वो भी दिखा देते हैं। एनएलएम के अंदर उसमें कुछ इस टाइप की वर्किंग की जाती थी। अगर आप देखो तो उसमें वर्किंग हमारी कुछ ऐसी होती थी। न्यूटन लॉ में जब कंस्ट्रेंट निकालने को दिया गया था हमें, अगर ये V1 और ये V2 है, तो हम लोगों ने प्रोसेस क्या फॉलो किया था देखिएगा। हम लोग M2 पर अगर T टेंशन दिखाते थे, दूसरे साइड भी T दिखाते थे, तो इसके सेंटर पे 2T दिखा देते थे और यहाँ पर 2T दिखाते थे। और वहां पर जो टेंशन ट्रिक थी हमारी कंस्ट्रेंट निकालने के लिए, उसमें ये कहा गया था, टेंशन ट्रिक वाले मेथड में ये कहा गया था कि जो ब्लॉक M1 है उसके लिए टेंशन की वैल्यू 2T ऊपर की तरफ और वेलोसिटी V1 ऊपर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव में रखूं, 2 टाइम्स ऑफ T इंटू V1। और ब्लॉक M2 के केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है और टेंशन की डायरेक्शन ऊपर है, तो इनका प्रोडक्ट माइनस में रखोगे, -TV2, और टेंशन ट्रिक के हिसाब से इनकी टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए। यानी यहाँ से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा V2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ V1। ये डायरेक्ट मिल जाता है। मतलब जो चीज हम लोगों ने इस सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू लाई है और वो टेंशन ट्रिक के थ्रू भी सेम ही आती है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जो टेंशन ट्रिक है उससे अगर कंस्ट्रेंट निकालना चाहते हो तो तुमको टेंशंस को पुली के दोनों तरफ सिमिलर मानना पड़ेगा, यानी कि आइडियल पुली मान करके आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन को ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो। तो आइडियल पुली मानने के चक्कर में कोई मतलब आंसर डिफरेंट नहीं आएगा? नहीं, ये Yes, सर भाई मेरे सुनो तो, आइडियल पुली किस लिए मान रहे हो आप? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं मान रहे हैं, प्रॉब्लम के एक स्टेप को सॉल्व करने के लिए। तो केवल टेंशन ट्रिक के लिए मानना। प्रॉब्लम 5 स्टेप में है, सुनिए मेरी बात। स्टेप नंबर 1 में तो मैंने नहीं कहा कि टेंशन बराबर मान लो, स्टेप नंबर 2 में मैंने कुछ नहीं कहा, तीसरे स्टेप पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चौथे स्टेप पर नहीं कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ 5वां स्टेप है, इसको ऑब्जेक्टिवली करने के लिए, स्टेप नंबर 5 पर अपना टाइम बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू जाकर के कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालेंगे तो ये कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट ले लेगा हमें। 2 मिनट कम से कम लेगा ये, 1.5 से 2 मिनट। ये 1.5-2 मिनट क्वेश्चंस में बचा सकते थे अगर आप कंस्ट्रेंट निकालने के लिए कुछ टाइम के लिए ये इग्नोर कर दो कि पुली रोटेट कर रही है, और एक जैसे पहले न्यूटन लॉ के चैप्टर में करते थे वैसे ही करके कंस्ट्रेंट निकाल लो। जब आंसर वही आ रहा है तो हमारा टाइम बच रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें हमें? ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। और तुम लोगों ने उस समय भी ध्यान नहीं दिया था कंस्ट्रेंट इक्वेशन के टाइम पर, क्योंकि तुम लोग सिर्फ आंसर और फॉर्मूले में इंटरेस्टेड रहते हो। उस समय भी हमने ये कहा था कि कंस्ट्रेंट इक्वेशंस इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता कि पुली रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही है, पुली में मास है या नहीं है, फोर्सेस लगी हैं कि नहीं लगी हैं। साफ साफ कहा गया था कंस्ट्रेंट इक्वेशन
इन सारी एक्सटर्नल कंडीशंस के इंडिपेंडेंट चलता है। मतलब अगर ये आइडियल पुली होंगी या फिर नॉन आइडियल पुली होंगी, दोनों ही कंडीशंस में सेम कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगी। फर्क जानते हो क्या पड़ेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, कंस्ट्रेंट इक्वेशन सेम आएगी, मतलब A2 और A1 के बीच का रिलेशन वही रहेगा। लेकिन अगर ये आइडियल पुलीज होंगी तो A2 और A1 की वैल्यूज अलग आएंगी, और अगर ये नॉन आइडियल पुलीज हैं तो A2 और A1 की वैल्यूज कुछ और आ जाएंगी। आइडियल पुली और नॉन आइडियल पुली में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिफर कर जाएगा, लेकिन उन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के बीच वही रिलेशन आएगा जो आइडियल पुली के साथ में रिलेशन आ रहा था। समझ गया सर। बाकी लोग को नहीं समझ में आया, रिलेशंस में और वैल्यू में फर्क नहीं है। मतलब हम कह खराब रहे है। हैं समझ कि गए। A2 A1 का डबल आएगा। अब A1 2 आएगा तो A2 4 आएगा, A1 3 आएगा तो A2 6 आएगा, डबल आना है, वो रिलेशन है उनका। मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियल नॉन आइडियल में सेम वैल्यूज मिल जाएंगे तुमको एक्सेलरेशन की। तो जब रिलेशंस वही हैं तो रिलेशंस निकालते वक्त तो मैं आइडियल मान लूं ना, क्योंकि मेरा टाइम बच रहा है यहाँ पर भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यस सर। ठीक है, और फिर भी अगर कन्विंसिंग ना लगे तो फिर सब्जेक्टिव अप्रोच तो है ही हमारे पास भाई। इससे तो इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है ना, यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो प्रॉपर प्रूफ है। बट आगे से इस बात का ध्यान रखना, जब भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनानी हो तो इन चीजों को इग्नोर कर देना कि पुली पर मास है, पुली रोटेट हो रहा है, पुली में ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिलेशंस आप वैसे ही निकालो जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में निकालते थे, इग्नोर कर दो पुली के मासेस वगैरह को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इग्नोर करके आप बाकी के स्टेप में भी इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर हम बाकी के स्टेप में इग्नोर कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में T2 और T3 बराबर ले लेंगे, फिर तो अल्फा 0 आ गया। अभी कम्युनिकेशन क्लियर है? अभी कुछ अभी डाउट लग रहा है तुमको? सर सर हम्म, सर ये कंडीशन ऑफ नो स्लिप में सर एक बेसिक सा डाउट था सर, इसमें A1 इक्वल्स टू आर अल्फा होगा कि A2 इक्वल्स टू आर अरे अल्फा यार होगा? A2 है? हाँ सर A2 सोच रहा था मैं, A2 होना चाहिए सर। नहीं, एक मिनट, A1 सही है वो। A1 सही है सर, क्यों सर M2 ब्लॉक की वजह से रोटेशन आ रहा है, M2 में तो A2 एक्सेलरेशन है। देखो अच्छा चलो एक और चीज दिखा दें तुम्हें, तुम लोग के डाउट्स भी अलग अलग हैं। एक और चीज देख लो फिर, अब करके दिखा रहे हैं तुमको। हम यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रोटेट भी करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको रोटेट भी करेंगे और प्लस साथ में हम इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो पहले मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सेंटर है, इसके ऊपर हमने एक P पॉइंट लिया है, इसके ऊपर एक P पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से सुनना, मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं पहला फिगर में क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट फिगर में मैं इस पूरी डिस्क को नीचे नीचे ट्रांसलेट करूंगा, और आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करना कि पॉइंट P का मोशन किस तरफ हो रहा है। मैं आपके सामने इसको नीचे ड्रैग करूंगा, इस पूरे फिगर को बिना रोटेट किए हुए ड्रैग करूंगा, बिना रोटेशन के ड्रैग करूंगा इसको नीचे। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करना कि पॉइंट P का मोशन किस तरफ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस पूरे फिगर को ड्रैग कर रहा हूँ, डाउनवर्ड ड्रैग कर रहा हूँ, पॉइंट P का मोशन किस तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड्स। बाकी लोग भी ध्यान से देखिएगा। आप इस सिस्टम को बिना रोटेट किए हुए ड्रैग करो नीचे, डाउनवर्ड ड्रैग करो, पॉइंट P किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके सेंटर पॉइंट को नीचे की तरफ v वेलोसिटी से ड्रैग करेंगे और बिना रोटेट किए तो क्लियर एविडेंस है कि पॉइंट P भी उसी वेलोसिटी से नीचे जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब हम दूसरा काम करने जा रहे हैं, अब हम दूसरा काम ये करने जा रहे हैं, हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे, हम इसको उसी जगह पर रोटेट करेंगे, मतलब इसकी लोकेशन चेंज किए बगैर इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। और फिर आप ऑब्जर्व करना है, एक बार फिर ऑब्जर्व करना कि पॉइंट P कहाँ जा रहा है। और ऑब्जर्वेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, सेंटर और पॉइंट P को मैं कनेक्ट भी कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर ऑब्जर्वेशन मिले। नोटिस करिएगा, अब मैं इसको ड्रैग नहीं करूंगा, सिर्फ घुमाऊंगा, सिर्फ रोटेट करूंगा, और आप मुझे सिर्फ ये बताना कि पॉइंट P किधर जाएगा। मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाने जा रहा हूँ, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और आप एनालाइज करना कि पॉइंट P किधर जा रहा है, बताएं।
आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रोटेट करते वक्त पॉइंट पी का एक सर्कुलर मोशन हो रहा है? Yes, sir. यस सर। तो फिर ये पॉइंट पी इस मोमेंट पर, मतलब जहां पर अभी है, अगर मैं इसके आगे रोटेट करूंगा तो इसकी वेलोसिटी इस समय किस तरफ होगी? एट दिस टाइम इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड्स। Downwards. चलिए, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इसको अगर अपनी ही जगह पर बिना ट्रांसलेट किए सिर्फ रोटेट कर दे ओमेगा वेलोसिटी से, तो पॉइंट पी के पास एक डाउनवर्ड वेलोसिटी आ जाएगी जो कि सर्कुलर मोशन की वजह से आएगी, और सर्कुलर मोशन की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी आएगी, तो ये वेलोसिटी आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा होगी। अब अगर मैं दोनों चीजें करूं तो, अगर मैं दोनों चीजें एक साथ करना स्टार्ट कर दूं, मतलब मैं इसको नीचे ड्रैग भी करूं और रोटेट भी करूं, मतलब नीचे भी लाऊं और रोटेट भी करूं, इसको दोनों काम करूं, अगर क्या रिजल्ट होगा? एक एक करके आपको दिखा दिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप सेंटर को v वेलोसिटी से नीचे भी लेके आओ और इसको ओमेगा से रोटेट भी करो, दोनों काम करो, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये पहले के दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। एक में ड्रैग किया था, एक में रोटेट किया था, यहाँ दोनों काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो जब हम दोनों ही काम करेंगे तो पॉइंट P की वेलोसिटी टोटल नीचे की तरफ कितनी आएगी? V plus R omega. हाँ, मतलब ट्रांसलेट करने का इफेक्ट आपको दिखाया कि ट्रांसलेट करने का इफेक्ट ये होगा कि पॉइंट P उसी v वेलोसिटी से नीचे आएगा, और फिर रोटेट करने का इफेक्ट ये दिखाया कि वो r ओमेगा से नीचे आएगा। तो ट्रांसलेशन की वजह से भी P पॉइंट नीचे आ रहा, रोटेशन की वजह से भी P पॉइंट नीचे जा रहा। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी तो पॉइंट P की टोटल वेलोसिटी लिखी जाएगी v प्लस r ओमेगा की। ये बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक, अब यहाँ पर ये v कौन सा है? तो ये पुली का सेंटर कौन सी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था? V. नहीं, v कौन सा v? पीछे देखो ना आप, ये जो पुली का सेंटर है, पुली नंबर 2 का सेंटर, इसकी जो वेलोसिटी दिखाओगे ये कौन सी दिखाओगे? पुली 2 के v1, V. यानी ये v1 वेलोसिटी है। पुली 2 के सेंटर की वेलोसिटी v1 है, तो इसको v1 से रिप्लेस कर दो। यानी कि पुली 2 के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट P है, पुली 2 के सरकमफ्रेंस का पॉइंट P वो नीचे जा रहा है v1 प्लस r ओमेगा वेलोसिटी से। पुली 2 के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1 प्लस r ओमेगा। अब आइए ये रिकॉल करो, नो स्लिप का मतलब क्या बताया गया था तुम्हें? नो स्लिप का एक्चुअल मतलब, आप फॉर्मूले पे मत जाना, नो स्लिप का मतलब a इक्वल टू आर अल्फा नहीं होता। नो स्लिप का मतलब पूछ रहा हूँ आपसे इन वर्ड्स। V rotate होगा. नहीं, इन वर्ड्स यही गलती कर रहे हो आप लोग, सब लोग गलती यही करोगे। नो स्लिप मतलब v इक्वल टू आर। पुली के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं करेगा। हाँ, सिंपल वर्ड्स में बात करिए तो सिंपल वर्ड्स में आपको मैंने ये बता रखा है पुली के रोटेशन में कि जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर से आई है, जिस स्पीड से ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी उसी स्पीड से पुली के सरकमफ्रेंस का पॉइंट भी नीचे आना चाहिए। पुली की सरकमफ्रेंस के पॉइंट की स्पीड और स्ट्रिंग के चलने की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। और पुली 2 के सरफेस से जो स्ट्रिंग हैंग हो रही है वो M2 वाले ब्लॉक से अटैच है। दैट मीन्स सिचुएशन क्या बन रही है कि पॉइंट P के साथ जो स्ट्रिंग अटैच है और उस स्ट्रिंग के साथ हमारा ब्लॉक M2 अटैच है, और M2 V2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, यानी ये स्ट्रिंग V2 वेलोसिटी से नीचे आ रही है। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कह दीजिए अब यहाँ पर। तो जिस स्पीड से स्ट्रिंग का मोशन डाउनवर्ड हो रहा उसी स्पीड से पुली के सरकमफ्रेंस का जो पॉइंट P है उसका भी डाउनवर्ड मोशन होना चाहिए। पुली की सरकमफ्रेंस पे डाउनवर्ड मोशन और उसके साथ जो स्ट्रिंग बधी हुई है उसका डाउनवर्ड मोशन सेम होना चाहिए। यानी कुल मिला के कंडीशन ये बननी चाहिए कि V2 इक्वल्स टू V1 प्लस R ओमेगा। और यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट निकाला है उसमें ऑलरेडी तुमने ये प्रूफ किया है कि V2 बराबर 2V1 ऑलरेडी प्रूफ किया गया है। तो V2 की वैल्यू को हम 2V1 से रिप्लेस करने जा रहे हैं, इक्वल्स टू V1 प्लस R ओमेगा। तो यहाँ से ये फाइनली प्रूफ होता है कि V1 इक्वल टू R ओमेगा, और इसको डिफरेंशिएट करके प्रूफ होता है A1 इक्वल टू R इंटू अल्फा। ये है नो स्लिप की कंडीशन, जो चौथी इक्वेशन थी हमारी। अब बताएं कहाँ दिक्कत है? कहीं नहीं सर। ये सारे कंस्ट्रेंट, मतलब 3 पेज में तो खाली कंस्ट्रेंट आप समझ रहे हो, बट आगे लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना होगा। आगे के क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि सारी कहानी यहीं फंसेगी जाकर के।
रोटेशनल मैकेनिक्स में आप सब कुछ कर ले जाओगे, इक्वेशंस बन जाएंगी। फंसता है मामला जा करके ये चौथे स्टेप पर और पांचवें स्टेप पर, यानी कंस्ट्रेंट बनाने में। वैसे भी पिछले कंस्ट्रेंट में भी फंसे हुए अभी तक कई लोगों को, तो अभी भी पुराने चैप्टर के कंस्ट्रेंट इक्वेशंस नहीं बनते, और वही कंस्ट्रेंट इक्वेशंस वापस फिर यहाँ पर आ गई। फिलहाल आप सब्जेक्टिव हो गया, मतलब अब सारे स्टेप आपके सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन्ड है, तो इसके हिसाब से आप देख लो कितना आ रहा आंसर। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी इसलिए नहीं खत्म हुई है कि अभी सिर्फ इक्वेशंस बनी है, मतलब 5 इक्वेशंस आई हैं आपकी। अब इन सबको सॉल्व भी करो आपको, ठीक है। यानी अब आप सॉल्व करके A1 और A2 की वैल्यू भी निकालोगे। अभी जस्ट सॉल्व किया है आंसर, A1 A2 की वैल्यू। तो देखो इक्वेशंस क्या क्या थी, एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी m1g माइनस T1 बराबर m1A1, एक इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी T2 माइनस M2g इक्वल टू M2A2, सेकंड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी, थर्ड इक्वेशन जो टॉर्क वाली थी। सर T1 माइनस M1g थी और अच्छा, M2g माइनस T2 थी। अच्छा, कोई बात नहीं। और ये जो तीसरी इक्वेशन है टॉर्क वाली, इसमें से जो रेडियस का फैक्टर लेफ्ट साइड पर है उसको हम राइट साइड शिफ्ट करने वाले हैं। थर्ड इक्वेशन में से जो r है, बिकॉज एक r हम थर्ड इक्वेशन में से कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना एक स्टेप प्ले करने जा रहा हूं यहाँ पर, समझना क्या करने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन में ये जो r अल्फा बचा है आपके सामने, थर्ड इक्वेशन में ये जो r अल्फा की वैल्यू बची है, इस r अल्फा को भी हटा देंगे, क्योंकि A1 बराबर r अल्फा लिखा हुआ है आपके सामने। तो एक स्टेप जरा वर्बली किया है, एक r कैंसिल कर दिया है, बचे हुए r अल्फा को आप A1 से रिप्लेस करोगे, और फिर हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। मतलब देखो क्या इक्वेशन बन रही है, फिर से दिखा देते हैं। तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये मतलब T1 था और माइनस M1g था यहाँ पर, देन यहाँ पर M2g माइनस T2 था, देन वहाँ T2 माइनस T3, और राइट साइड पर m/2। मैं क्या कह रहा हूँ, तीसरे इक्वेशन में यहाँ पर r अल्फा बन रहा, उस r अल्फा को हटा दीजिए। कंस्ट्रेंट इक्वेशन से r अल्फा की वैल्यू को A1 लिख देंगे, और उसके बाद हम तीनों इक्वेशंस को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी, उन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने का एडवांटेज ये होगा, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर, अच्छा एक और इक्वेशन थी, सॉरी, भी चौथी इक्वेशन तो थी एक और। फोर्थ को भी ऐड करेंगे तो हाँ, सारे फोर्थ टेंशन फोर्थ के फोर्थ टर्म्स हट हाँ, जाएंगे। एक्चुअली वही था, एक फोर्थ इक्वेशन जल्दी में रहेगी। चौथी इक्वेशन एक और है, ये वाली T2 प्लस T3 प्लस mg माइनस T1। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन भी है, T2 प्लस T3 प्लस mg माइनस T1 बराबर ma1। इसको भी लिखना पड़ेगा, फोर्थ इक्वेशन को भी। तो एक और इक्वेशन है T2 प्लस T3 माइनस T1 प्लस mg इक्वल टू ma1, ये हमारी चौथी इक्वेशन का है। टर्म बचा है लेकिन। अरे वो सब हटेगा, अभी एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, आगे नहीं, क्योंकि 4-5 इक्वेशंस को सॉल्व करना एक टफ काम होता है। और एक और इक्वेशन थी, पहले हमने इक्वेशन एक जगह लिया हो यार। A1 A2 का भी एक रिलेशन था मेरे ख्याल से ना, यहाँ पर A1 A2 का जो रिलेशन आया था यहाँ पर। A2 इक्वल टू 2A1। हाँ, तो ये पहले सारे इक्वेशंस एक जगह ले आओ, फिर बार बार पेज पलटना पड़ रहा है, उसमें कंसंट्रेशन ब्रेक होते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व होंगे, ये हमारी इक्वेशंस एक जगह आ गई है। हाँ जी, क्योंकि चैलेंज ये भी तो है, पहले तो इक्वेशंस बनानी है, फिर कंस्ट्रेंट बनाना है, फिर उनके बाद पांचों इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। तो सारे टेंशन से एलिमिनेट कैसे होंगे, ये देखो जरा आप, सारे टेंशन को एलिमिनेट कैसे किया जाए यहाँ से। क्योंकि हम A2 को तो चलो रिप्लेस कर देंगे, मतलब सेकंड इक्वेशन में जो आपका A2 दिख रहा है ना, सेकंड इक्वेशन में A2, उसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह 2A1 रख देंगे। तो हमारे चारों इक्वेशंस में A1 आ जाएगा। फर्स्ट में भी A1 आ गया, थर्ड में भी A1 आ गया, फोर्थ में भी A1 आ गया, और A2 हटा देंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि आप टेंशन्स को एलिमिनेट कैसे करोगे यहाँ से। सर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन को क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें सारी इक्वेशंस। सारे टेंशन एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब आपका कहना है, सुनो, आपका ये कहना है कि इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4, ये कह रहे हो ना आप, इन चारों को ऐड कर दें। यस सर, इससे हो जाएगा सर। पक्का ना, सारे टेंशन? हाँ, तो इससे इसका सारे हो मतलब जाएंगे। तो सारे ठीक है, तो 2m2g
माइनस m1g और प्लस mg, और राइट साइड पर बचा a1। अब जब सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 2a2 हो जाएगा, और 2a2 का मतलब 4a1 हो जाएगा वो, प्लस साथ में वो भी है ना, मासेस भी है, इधर m1 है और प्लस यहाँ पर 4m2a1, थर्ड इक्वेशन से m/2a1 और फोर्थ इक्वेशन से ma1, ये कुल मिलाकर के। तो फाइनली a1 की एक वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2m2 माइनस m1 प्लस m होल मल्टीप्लाइड बाय g अपॉन m1 प्लस 4m2 एंड प्लस 3m/2। ये कुल मिला के आपका a1 का आंसर है, और a2 अपने आप आ जाएगा बिकॉज a1 आ गया तो उसका डबल करके a2 आ जाएगा। सर हाँ जी, ये 8 कुछ नहीं सर, 8m2a1 नहीं होगा? कैसे? सर 2 से वो मल्टीप्लाई हुआ, a2 इक्वल टू 4a1 हो जाएगा, तो 4 into 2 8 हुआ ना? नहीं भाई, a2 इक्वल टू 2a1 हुआ, 4a1 नहीं। सेकंड में 2, अरे मल्टीप्लाई कर लो ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते, 2 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, यहाँ 2 आ गया। अब a2 को रिप्लेस करके 2a1 लिखोगे। अच्छा सर, मैं 2a2 सही तो है? हाँ सर सही। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आंसर सब ला के दिखा रहे तुम्हें, और a2 की वैल्यू इसका डबल कर दीजिए, मतलब 2 टाइम्स 2m2 माइनस m1 प्लस m इंटू g डिवाइडेड बाय दिस टोटल वैल्यू m1 प्लस 4m2 प्लस 3m/2। ये कंडीशन आएगी इसकी। सर 3m/2 की m/2 होगा। 3m/2 है। अरे हाँ m/2 सॉरी, यहाँ पर और a1 m/2। हाँ सॉरी mm प्लस हो गया, हाँ सॉरी। देखो करना तो तुमको फिर पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए करना पड़ेगा कि सिर्फ ये कह देने से कि हमारी इक्वेशन बन जाएंगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बेवकूफ बनाने वाली बात है। और लोग बनते भी हैं, मैं सही बता रहा हूँ, लोग बेवकूफ बन भी रहे। उनको बता दिया जाता है कि ऐसे कर लेना, उनको लगता है कि हो जाएगा, और जब एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन लेके बैठते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम कहाँ से कौन सी इक्वेशन से किस में एडजस्ट करें, कैसे वेरिएबल्स एलिमिनेट करें, क्योंकि इसको हम लोग गारंटेड मतलब मान लेते हैं कि हम ये सब तो कर ही ले जाएंगे। तो ये आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के A2 और A1 के, ध्यान रखना। एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम था बट इसमें कई सारे कंसेप्ट खुल करके सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में ये डबल पुली वाला है, ऑलरेडी एक फिगर मैं पहले भी दिखा चुका हूं, इसमें 2 मासेस अटैच है। ये डबल पुली वाली फिगर पहले वाले लेक्चर में ही शायद बताई गई थी आपको, ठीक है। स्पूल वाला एग्जांपल जो दिया था मैंने, स्पूल वाला एग्जांपल। यस सर, हाँ आपने जी, बताया था। तो इसमें भी देखो स्टेप वही रखो आप, जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उनके स्टेप फिक्स करिए। स्टेप 1, उससे बाद आगे बढ़ के स्टेप 2, देखो ऐसे दिखा दे रहे हैं कैसे फ्लो चार्ट बनता है। फिर स्टेप नंबर 3, एक एक करके देखो। पहले स्टेप पर क्या करना होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप पर फोर्सेस को कंसीडर करो, मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम को। तो जरा कंसीडर करें, ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स दिखाओ, ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स दिखाओ, और ये जो पुली है इसके ऊपर फोर्स दिखा दो। तो ब्लॉक बी के ऊपर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिखाएंगे 40 इंटू जी, उसके ऊपर एक टेंशन दिखाएंगे टीबी का। ब्लॉक ए के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स 20 जी, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है टीए का। और पुली का जो अंदर वाला पोर्शन है, इनर वाला पार्ट, वहां पर स्ट्रिंग बी से अटैच है, तो इनर वाले पोर्शन पे हम टीबी की टेंशन दिखाएंगे। और उस पुली का राइट मोस्ट आउटर वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस स्ट्रिंग से लेकर के ब्लॉक ए से अटैच है, तो वहां पर टी ऑफ ए की टेंशन दिखाएंगे। और प्लस इस पुली के सेंटर से, पुली की सेंटर से उसका वेट भी दिखाओगे, पुली का भी कुछ मास होगा, तो उसको फिलहाल हम mg लिख रहे हैं, पुली के मास को m लिख रहे हैं। ये फोर्सेस होंगी। और ये पुली का सेंटर क्लैंप भी है, पुली का सेंटर क्लैंप है, तो एक और फोर्स होगी जो ये क्लैंप एक्सर्ट कर रहा होगा इसके ऊपर, फोर्स बाय द क्लैंप। ये हो गया हमारा स्टेप 1, क्योंकि अगर ये स्टेप सही होगा तो ही आगे के स्टेप सही होंगे। अब इस स्टेप के बाद अगले स्टेप पर गए। स्टेप नंबर 2 पर आपसे मैंने कहा था कि आप मोशंस को ऑब्जर्व करेंगे और उसी के हिसाब से
दो स्टेप इसमें मर्ज कर रहा हूं मैं, दो स्टेप मिला रहा हूं, एक मोशन को ऑब्जर्व करने वाला और साथ में इक्वेशन मेकिंग वाला, दो स्टेप मर्ज करो। ऑब्जर्व करने वाला मतलब आप ये मान के चलो कि ब्लॉक बी का मोशन किस तरफ होगा, ब्लॉक ए का मोशन किस तरफ होगा, पुली का रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सब मानना पड़ता है हमें, मतलब इंट्यूशंस के बेसिस पर गेस करना होता है। जैसे ये जो डेटा आप देख रहे हो इसके हिसाब से क्या गेस कर पाओगे कि बी और ए में से कौन सी बॉडी ऊपर जाएगी? सर बी वाली। और ये अंदाजा है या बिल्कुल कंफर्म हो कि बी ऊपर ही जाएगा? तो ये डाउट्स होते हैं। हाँ, ये डाउट्स होते हैं, कोई बात नहीं। तो आप एक पहला देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पुली क्लॉकवाइज घूमेगी, ये मेरा एजम्पशन है, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, तो मैंने माना कि पुली का क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अब बताओ अगर पुली क्लॉकवाइज घूमेगी तो ए वाली बॉडी किधर जाएगी फिर? नीचे। नीचे जाएगी। और बी वाली बॉडी ऊपर। ऊपर। ठीक, तो ये हो गए। अब क्योंकि इसी के बेस पर इक्वेशन बनती है, इसी के बेस पर आपके इक्वेशन में पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आते हैं। तो पुली का क्लॉकवाइज ओमेगा है, क्लॉकवाइज अल्फा है, तो सबसे पहले पुली की टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो सबसे पहले हम इस पुली के लिए इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, और कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन पुली के लिए बनाएंगे, टॉर्क उसके सेंटर के अबाउट। अब क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, जो फोर्सेस सामने दिखी हैं इनमें से कोई ऐसी फोर्स है जो पुली के सेंटर से ही जा रही हो, मतलब उसके सेंटर पे ही प्रेजेंट हो? mg और दो है सर, वो बैलेंस हो गए। तो इनके बैलेंस नहीं होंगे। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग? बैलेंस नहीं होंगे ये, इनके टॉर्क नहीं आएंगे। हाँ सर, बैलेंस नहीं होंगे सर। हाँ सॉरी, जल्दबाजी मत करो, फिर बता रहा हूँ, आप ये सब कंसेप्ट बिगाड़ ले जाओगे। टॉर्क मिलेगा, सुनो, टॉर्क मिलेगा टीए की वजह से और टॉर्क मिलेगा टीबी की वजह से। और क्योंकि ये मान चुके हो कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पहले ये देखो कि क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है, टीए का या टीबी का? टीए। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है वो, उसको मैं फिलहाल 0.5 मीटर दे रखा है, माइनस टीबी, उसका सेंटर से डिस्टेंस 0.3, ये टोटल टॉर्क बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, जिसकी एक डेफिनेशन दी गई थी कि रेडियस ऑफ गायरेशन के जो होता है वो रूट आई बाई एम होता है। तो आई की वैल्यू को m इंटू के स्क्वायर लिख देंगे, जिसमें के रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, और इंटू अल्फा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। ठीक है, पुली की इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद फॉर ए, ब्लॉक नंबर ए की इक्वेशन पे आएंगे। ब्लॉक नंबर ए का मोशन डाउनवर्ड है, तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको ज्यादा मान लीजिए, यानी कि 20g माइनस टी ए इक्वल टू इसका मास 20 और उसका एक्सेलरेशन ए का। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर हम एक तीसरी इक्वेशन बनाएंगे ब्लॉक बी के मूव करने की, जो अपवर्ड जा रहा है, यानी कि टी बी माइनस 40 इंटू जी बराबर 40 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये तीन इक्वेशंस बन गई। तो स्टेप 1 बड़ा सिंपल है, सिस्टमेटिकली चलोगे सिंपल है, रैंडम तरीके से भागना चाह रहे हो फिर गिरते पड़ते चलो, आप हमें कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ओवर स्टेपिंग करोगे तो आप लुढ़कोगे। फर्स्ट स्टेप, फोर्सेस को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाए। सेकंड स्टेप पर जाकर के आप बहुत अच्छी तरीके से ये एनालाइज करो कि कौन सी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है या कर रही है। और तीसरे स्टेप पर आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, यानी कि नो स्लिप की कंडीशंस। पुली वाले क्वेश्चंस में नो स्लिप कंडीशंस पे आ जाओ। अब नो स्लिप कंडीशंस कैसे लगाएंगे? नो स्लिप कंडीशंस तो उसका भी तरीका बता दिया आपको। पुली के सरकमफ्रेंस पर प्रेजेंट जो पॉइंट होगा, पुली के सरकमफ्रेंस के पॉइंट की स्पीड और उसके कांटेक्ट में जो स्ट्रिंग है उसकी स्पीड बराबर होगी। ये दो कंसेप्ट लगाओ। तो इसको भी एक बार अलग से दिखा दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसी में दिक्कत होती है। इसका फिगर को कॉपी किया मैंने, देखो अगर ये पुली क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है, अगर मान लिया है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो ब्लॉक बी से जो स्ट्रिंग जा रही है, ब्लॉक बी से स्ट्रिंग, ये पुली के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है दोनों सेम वेलोसिटी पे चलने चाहिए। अब
ब्लॉक बी वाली स्ट्रिंग ऊपर की तरफ वीबी वेलोसिटी से चलेगी, और अगर पुली ओमेगा स्पीड से टर्न कर रही है तो जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है उसकी वेलोसिटी रोटेशन की वजह से r इंटू ओमेगा के बराबर आएगी, और नो स्लिप होने के लिए ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि vb शुड बी इक्वल टू r ओमेगा। अब यहाँ पर कौन सा r लिखेंगे, कौन सा r? सर 0.3 0.3 हाँ, इसको डिफरेंशिएट करके AB बराबर R अल्फा भी कर सकते हो, तो इसमें AB इक्वल टू कौन सा R होगा, तो 0.3 इंटू अल्फा। ये हमारी चौथी इक्वेशन। एक और इक्वेशन बनेगी अभी। ब्लॉक ए अगर नीचे जा रहा है, ब्लॉक ए अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है VA वेलोसिटी से, तो उसकी स्ट्रिंग भी नीचे जाएगी, और ब्लॉक ए वाली साइड पर पुली के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट होगा, पुली के सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी भी r ओमेगा होगी, लेकिन यहाँ r अलग होगा, इसके लिए 0.5 तो इससे भी एक रिलेशन आ जाएगा सिमिलर वे में, एक्सेलरेशन ऑफ a विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ये हो जाएगी पांचवी इक्वेशन। और अब फिर वही चैलेंज है, सारी इक्वेशंस कंप्लीट हो गई हमारी, लेकिन अब इनको सॉल्व भी करना है। हो तो गया, लेकिन अब ये सॉल्व कैसे करोगे? इक्वेशंस कंप्लीट है। सर नो स्लिप की कंडीशन हमने डिटरमाइन क्वेश्चन पढ़ के एज्यूमिंग नो एक्सियल फ्रिक्शन से करी। नहीं, वो नो स्लिप होता ही है भैया, स्लिपिंग वाले क्वेश्चन है ही नहीं सिलेबस में, वो लिखना भूल गए होंगे, लिखा वो कभी नहीं कर पाओगे। स्लिप नो स्लिप वाले हम लोग नहीं कर पाते, स्लिप करने वाला तो बीटेक सेकंड ईयर में भी जाके लोग नहीं कर पाते, फर्स्ट ईयर भी हुए, मतलब आज से 2 साल बाद भी नहीं होंगे वो। जी सर। हाँ, सॉल्व करना है इनको भैया। कैसे करोगे? पुली का मास गिवन है क्या इसके अंदर, देखो तो पुली का मास यानी m दे रखा है 50 किलोग्राम, ए और बी के मासेस गिवन है। कर लेंगे सॉल्व, इसको करिएगा सॉल्व, मैंने बता दिया, यहाँ आंसर लिखा हुआ है नीचे, आंसर मेंशन है इस क्वेश्चन का। सर तो पुली डिस्क है ना? ये पुली डिस्क नहीं है भैया, डबल सिलेंडर का फिगर। बच्चा तुम लोग थोड़ा सा रिवीजन मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हो, पहले ही सर वो लेक्चर जो में। कैविटी वाला आपने फिगर दिखाया था। हाँ यस सर। बार बार कह रहे हैं सर रेगुलर, जिसमें हर क्लास के पहले गोल्डन पिछला सारा रिवाइज सर करो। पहले आपने एक दिखाया था कि ये केवल फ्रंट व्यू होता है, साइड सर, व्यू डबल थोड़ा पुली अलग वाला आप होता बता है। चुके हैं एक बार। स्पूल यार, स्पूल बताया था, लटाई चरखी। यस ये सर। याद आ यस गया। सर, यस और सर। अगर डबल पुली ना समझ में आ रही तो बेलन समझते हो, बेलन कभी खाए हो? बेलन जो रोटी बनती है जिससे, यस सर देखा है। समझ में आ गया। तो उसका बीच वाला पोर्शन मोटा होता है, और साइड जहां से हाथ से पकड़ के रोल करते हैं उसको, कभी देखना बेलन जो होता है वो क्या यूनिफॉर्म सिलेंडर है, या जहां से आप रोटी पर प्रेशर डालते हो वो थोड़ा सा ज्यादा रेडियस का पोर्शन होता है, और साइड में थोड़ा सा रेडियस कम होता है जहां पर हाथों से पकड़ करके रोल करते हैं उसको। यस सर। यस सर। उसको डबल पुली मान लो। एक स्ट्रिंग छोटे वाले रेडियस से लपेटी गई है, और एक स्ट्रिंग बड़े वाले रेडियस से लपेटी गई है। अब तो समझ जाओगे, रोलिंग पिन से तो समझ सकते हो। ठीक है, एक बार सॉल्व करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर ये दो अलग अलग पुलीज हो गई, हम इसमें कैसे करेंगे सॉल्व? देखो सेम स्टेप है, सारे स्टेप वैसे ही हैं। तो अब मैं यहाँ पर पहला स्टेप लिख रहा हूँ। पहले स्टेप पर अब मैं लिखूंगा नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहला स्टेप मुझे पता है क्या है। तो ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, पुली ए और पुली बी, क्या करेंगे, इनमें फोर्सेस दिखाएंगे। तो ब्लॉक सी के ऊपर दिखाओ इसका वेट, मास कहीं दिया होगा इसका क्वेश्चन में, ये 15, तो 15 जी, और उसके ऊपर एक टेंशन दिखा दो टीसी से। ब्लॉक डी 18 है, तो 18 इंटू जी, इसके ऊपर टेंशन है टीडी। अब पुली ए का फोर्स, तो पुली ए पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है और पुली ए पर एक वर्टिकल स्ट्रिंग है, तो दो टेंशन दिखाएंगे। वर्टिकल साइड पर कौन सी टेंशन दिखाओगे और हॉरिजॉन्टल साइड पर कौन सी टेंशन दिखाओगे, ये भी देखो जरा। पुली के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइड की टेंशंस। तो वर्टिकल साइड वाला पोर्शन कौन से ब्लॉक से अटैच हो रहा है, ये देखो। तो वर्टिकल पोर्शन ब्लॉक सी से अटैच है, तो यहाँ पर टेंशन ब्लॉक सी वाली साइड की दिखाएंगे, यानी कि टीसी से दिखाएंगे।
और हॉरिजेंटल पोर्शन को मैं TH डिनोट कर रहा हूँ, टेंशन इन द हॉरिजेंटल पार्ट। फिर ब्लॉक बी पर उस पर भी एक हॉरिजेंटल स्ट्रिंग है और उस पर भी एक वर्टिकल स्ट्रिंग है, तो उसके हॉरिजेंटल स्ट्रिंग पे TH दिखाएंगे और उसके वर्टिकल साइड की जो ब्लॉक है, वर्टिकल साइड वाली स्ट्रिंग, ये ब्लॉक D से अटैच है, तो यहाँ पर टेंशन D की दिखाएंगे। ये टेंशन फोर्सेस। इनके अलावा इन पुलिस में ग्रेविटी भी है, तो इनके सेंटर से इन पुलिस के अपने अपने ग्रेविटी की फोर्सेस भी दिखाएंगे। 20G A वाले के लिए और 12G B वाले के लिए। और इसके अलावा एक और फोर्स होगा, बताएंगे कौन सा फोर्स जो हमसे छूट रहा है अभी? कोई एक फोर्स और छूट रहा है। क्लैंप का। क्लैम्प। हाँ, तो यहाँ पर फोर्स बाय क्लैंप भी होगा। किधर की तरफ होगा वो फोर्स बाय क्लैंप? नहीं सर, सर उसके रिजल्ट दोनों टेंशन के सब रिजल्टेंट होंगे उसकी तरह। TH और MG के रिजल्टेंट की तरफ। कुछ तीनों के रिजल्टेंट की तरफ। हाँ, तो FCA मतलब क्लैंप A, और इस तरफ कुछ होगा FCB क्लैंप B। अभी इसके रीजन भी बताएंगे, ऐसा क्यों दिखाया मैंने। क्लैंप की फोर्सेस को एंगल पर दिखाने का रीजन बता रहा हूँ अभी, ऐसा क्यों दिखाया। हालांकि क्लैंप की फोर्सेस से हमारे इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम जब इक्वेशन बनाएंगे टॉर्क वाली, तो क्लैंप की फोर्सेस का टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि वो पुली की सेंटर से ही जा रहे हैं। तो टॉर्क वाली इक्वेशन बनाते समय ये क्लैंप की फोर्सेस आएंगी नहीं, तो अगर आप डायरेक्शन नहीं भी दिखा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2, जिसमें ऑब्जर्व करो कि बॉडीज कैसे चलेंगी और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस कैसे बनेंगी। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो पुली A है वो क्लॉकवाइज घूमेगा और पुली B भी हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। ये मैंने मान लिया कि क्लॉकवाइज मोशंस होंगे। अब क्या ये दोनों पुली सेम एंगुलर वेलोसिटी से चलेंगी या फिर अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से चलेंगी? तो क्या ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट बॉडीज हैं या दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं? पुली A और पुली B, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है या दोनों पुली अलग अलग तरीके से इंस्टॉल की गई हैं? पुली A को अलग कनेक्शन है। कहाँ कनेक्शन है? कहाँ कनेक्शन है? सर स्ट्रिंग जो है, तो स्ट्रिंग की वजह से पुलीज में कहाँ कनेक्शन है? वो तो स्ट्रिंग और पुली का आपस में रिलेशन बनेगा। दोनों पुली तो काफी डिस्टेंस पे रखी गई हैं। नहीं सर, दोनों ब्लॉक और दोनों string की ओमेगा पे असर पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब आप ओमेगा दिखाओगे या अल्फा दिखाओगे, तो अल्फा दोनों के अलग अलग दिखाओगे। एक के लिए अल्फा A दिखाना पड़ेगा और एक के लिए अल्फा Yes, sir. B। जल्दीबाजी में ये भी गलती होती है कि हम दोनों का सेम अल्फा ले लेते हैं। तो ये नहीं सर, हमने साइकिल एग्जांपल हो गया। एक हाँ का हाँ साइकिल का जो गियर टाइप का बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को एक ही चेन कनेक्ट करती है, लेकिन ओमेगा दोनों के अलग होते हैं। तो ये वही थ्योरी है, बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो। अब इसी स्टेप के साथ, इसी स्टेप को और आगे बढ़ करके आप इक्वेशंस भी बना लो। अगर ये क्लॉकवाइज मोशंस करेंगे तो फिर ब्लॉक सी किधर जाएगा? अगर दोनों पुली क्लॉकवाइज घूमेंगी तो, ऊपर और ब्लॉक डी किधर जाएगा? नीचे। नीचे। तो बताओ जरा ब्लॉक सी की इक्वेशन क्या बनेगी? अब कुछ चीजें मैं लिखना कम करूंगा धीरे धीरे, और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे लिखना कम करो और ताकि टाइम बचे। ब्लॉक सी की इक्वेशन बताओ। माइनस 15G इक्वल्स PC टू minus 15G equal to उसका मास 15 और उसका एक्सेलरेशन। अब ब्लॉक सी की एक्सेलरेशन को भी आप यहाँ पर, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं ना, तो हम AC वाली एक्सेलरेशन को डायरेक्ट अल्फा के फॉर्म में ला सकते हैं, नो स्लिप की कंडीशन लगा करके। नो स्लिप कंडीशन से आप AC को डायरेक्टली रिप्लेस कर लो यहीं पर। चलो अभी फिलहाल अलग लिख देता हूँ, बाद में इसको हटा देंगे, वो स्टेप 3 पे लिख देंगे आपको। चलिए, यस सर, दोनों ब्लॉक की सर सेम ही होनी चाहिए। फॉर डी 18G माइनस TD, उसका मास 18 और एक्सेलरेशन AD, ये सेकंड इक्वेशन। फॉर पुली A जो रोटेट कर रहा है, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क सेंटर के अबाउट। पुली A के लिए आप टॉर्क इक्वल टू I अल्फा की इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन बनेगी देखो इसको। पुली A के सेंटर के अबाउट टॉर्क जो आएगा, क्लॉकवाइज अल्फा दिखा चुके हूं, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा इसमें से, दोनों टेंशन्स में से? TH। तो TH इंटू उसका रेडियस ऑफ पुली 0.2
माइनस टी सी इंटू उसका रेडियस 0.2, ये टॉर्क बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो देखिए डिस्क ए मतलब जो पुली है वो डिस्क के फॉर्म में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास निकालने स्क्वायर के बाय लिए 2 r square by 2 20 उसका रेडियस 0.2 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर उसका अल्फा ऑफ ए, तीसरी इक्वेशन आ गई। चौथी इक्वेशन यहीं पर बनेगी फॉर द पुली नंबर बी, सेकंड पुली, उसकी भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब उसके टॉर्क में टी डी का टॉर्क लिखेंगे, टी डी इंटू उसका रेडियस 0.15 माइनस टी एच इंटू उसका रेडियस 0.15। सेंटर पे जो फोर्सेस हैं उनके टॉर्क नहीं आते क्योंकि टॉर्क सेंटर के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी फोर्स सेंटर पे लग रही होगी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगा, मूवमेंट आर्म 0 आएगी, टॉर्क 0 आएगी, इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी वाले का 12 किलोग्राम इसका मास है, रेडियस 0.15 उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑफ बी। ये इक्वेशंस हो गई। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हमारे, एक स्टेप बचा है अभी। हर क्वेश्चन में यही काम करना है। तीसरे स्टेप पर जाओ। तीसरा स्टेप होता है नो स्लिप कंडीशंस। इसमें क्या रिलेशन आएगा नो स्लिप कंडीशन से? देखो एक्सेलरेशन ऑफ सी को क्या लिखेंगे, अभी इतनी देर में समझ गए कि इसको आर अल्फा लिखना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी में कौन सा आर यूज करोगे? ब्लॉक सी के एक्सेलरेशन 0.2 0.2 और अल्फा कौन सा यूज करोगे? अल्फा कौन सा? अल्फा अल्फा ए। ये पांचवी इक्वेशन। और एक्सेलरेशन ऑफ डी इक्वल टू 0.15 और वहां पर यूज करेंगे अल्फा बी। ये टोटल 6 इक्वेशंस बनी, क्योंकि 6 अननोन्स भी हैं। 6 अननोन्स कौन से हैं? कौन कौन से 6 अननोन्स हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। टी सी अननोन है, टी डी अननोन है, टी एच अननोन है, 3 तो टेंशन अननोन है, समझ गए? 3 टेंशन अननोन है, 2 ये अल्फा अननोन है, अल्फा ए और अल्फा बी, और एक ये टी डी भी अननोन है। 4 टेंशन हैं और 2 अल्फा, 6 अननोन्स हैं, 6 इक्वेशंस हैं। बट इन सब में चैलेंज यही है, इतना करने के बाद सॉल्विंग पार्ट में फंसोगे आप जाकर के। आंसर है नीचे, वेरीफाई कर लेना इसको। अब बच्चे यहाँ पर अल्फा नहीं पूछा है, यहाँ पर ब्लॉक सी और ब्लॉक डी के एक्सेलरेशन पूछे हैं और वो बराबर एक्सेलरेशन आएंगे एक्चुअली। हाँ सर वही बोल रहा था। हाँ तो वो बराबर आएंगे, वो तो मतलब इसका मतलब 0.15 इंटू अल्फा बी की वैल्यू और 0.2 इंटू अल्फा ए की वैल्यू बराबर आएगी। और करके भी देख लेना बराबर क्यों आएगी, इसका रीजन भी है। रीजन जानते हो क्या है? ब्लॉक सी की लेंथ कांस्टेंट है सर। सर हाँ वो साइकिल वाला केस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल में दोनों डिस्क का ओमेगा अलग होता है, लेकिन लीनियर स्पीड तो दोनों की एक ही होगी ना। मतलब मीटर पर सेकंड में तो सब बराबर ही चलेंगे, पिछला पहिया अगला पहिया और पैडल व्हील सब तो एक ही डिस्टेंस चलेंगे ना। यस सर। हाँ तो लीनियर वेलोसिटी सेम आएंगी। अच्छा अब बात करो, ये एफ क्लैंप की बात कर रहे हैं कि ये हमने ऐसा क्यों दिखाया है। तो न्यूटन लॉ का ये भी कहना है कि समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ये प्रीवियस थ्योरी में भी लिखा था वैसे, इज ऑलवेज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जो पुलीज हैं उनको क्लैंप किया गया है सेंटर पे ही। पुली को क्लैंप कर दिया है आपने एट सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास को अब आपने फिक्स कर दिया है, मूव नहीं कर पाएगा वो। और अगर सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दिया है तो न्यूटन लॉ के हिसाब से सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो होना चाहिए मस्ट बी 0 वैल्यू। यानी कि जो फोर्स बाय क्लैंप ऑन द पुली ए है, ये बाकी की 3 फोर्सेस कौन कौन सी? टी एच, एम जी और टी सी। टी एच, एम जी और टी सी का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट को पुली ए के सेंटर पे जो क्लैंप की फोर्स है वो बैलेंस कर रही होगी, फॉर द रीजन दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पुली इज फिक्स्ड, इट हैज 0 एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0 वैल्यू। इसलिए उस क्लैंप की फोर्स को थोड़ा सा तिरछा दिखाया गया है। आई ये बात समझ में? बात समझ में आ रही कि ये फोर्सेस का बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? यस सर।
रीजन, किस रीजन से हम इन फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, क्या रीजन दे रहे हैं कि जिससे कि ये फोर्सेस बैलेंस हो रही है, मतलब पुली ए के ऊपर ये चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे का आर्ग्यूमेंट क्या देंगे। तो आर्ग्यूमेंट फिर से ये दे रहे हो क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जीरो एक्सेलरेशन पे है और न्यूटन लॉ में साफ कहा गया है कि टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो हम कोई अपना लॉ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो एनएलएम है उसी को यूज करके और डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें ये जो रॉड है इसको एंड पॉइंट पर पिवोट कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया है एंड वाले पॉइंट पर, और उसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन से छोड़ दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन से। रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इनिशियल मोमेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी गई है, और एक और चीज पूछी गई है, इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द राइट एंड। ठीक है, फोर्सेस ऑलरेडी बनी है, mg बना है, और एक फोर्स यहाँ पर भी लगा होगा जिसका डायरेक्शन नहीं दिखाया गया आपको। एक फोर्स इस पिवट पर भी लग रहा होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता किधर लग रही होगी। पिवट वाली फोर्स वर्टिकल लग रही होगी कि हॉरिजॉन्टल लग रही होगी कि किसी एंगल पर लग रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो फोर्सेस ऑलरेडी बने हुए हैं, एक ग्रेविटी की फोर्स और एक पिवट मतलब हिंज वाली फोर्स जहां से उसको क्लैंप किया गया है, क्लैंप की फोर्स, दो फोर्सेस। हमें ये पता है टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन होती है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और पिछले लेक्चर में इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया गया था, वो नोट्स एक बार रेफर करने दीजिए कहां पर है। इसमें एक बात कही गई थी, जब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की एक बात कही गई थी, तो उसमें एक लाइन हम लोगों ने लिखी थी कि जब आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाएंगे कहीं पर भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाएंगे, तो अब वो पेज मुझे दिख नहीं रहा, बट शायद उसमें ये बात मैंने कही थी कि लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो एक्सिस चूज करोगे वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, मतलब सेम एक्सिस होनी चाहिए। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आप लेफ्ट साइड पर निकालते हो, उसी एक्सिस के अबाउट राइट साइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होना चाहिए हमारा। यस सर, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। हाँ सुनिए, तो हाँ पहले थ्योरी देखो कि हम कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे और कौन सा टॉर्क कंसिडर करेंगे, ये हमारा पिछले मतलब लास्ट क्लास का पार्ट है। तो यहाँ पर हमको पहले ये पहला आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाओगे, अबाउट विच पॉइंट, ये आपको डिसीजन लेना है कि मैं ये किस पॉइंट के अबाउट लगाऊं। पिछले क्वेश्चन में किसी ने हमसे ये पूछा था कि सर ये टॉर्क रेफरेंस पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कहाँ लगाना है मुझे। तो आज इसका आंसर दे रहा हूँ आपको, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आप कौन से पॉइंट के अबाउट लगाओगे इस क्वेश्चन में। क्या हम इसके सेंटर के अबाउट लगाएं या फिर हम इस पिवट के अबाउट लगाएं? पिवट के अबाउट। हाँ, तो आप इसमें टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है उसके अबाउट लगाइए। वो रोटेट तो पिवट पॉइंट के अबाउट कर रहेगी, तो आप उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे, उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट के अबाउट कहने का मतलब उससे जो एक्सेस जाएगी उसके अबाउट। अब कौन सा फोर्स टॉर्क देगा उस पिवट पॉइंट के अबाउट? जो फोर्स इस हिंज पे लग रहा है, क्या वो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा या जो सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी लग रहा है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? जो ग्रेविटी लग रही सेंटर ऑफ मास पे, mg। और mg का लाइन ऑफ एक्शन मतलब mg को पूरा एक्सटेंड करो तो ये इस पिवट से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब इसका मोमेंट आर्म कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस f इंटू डी L/2 ये हो गया टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पिवट पॉइंट के अबाउट, यानी यहाँ ये इस कॉर्नर से जो एक्सेस जाएगी, और ये रॉड है। तो रॉड के सेंटर से जब एक्सेस जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, बट ये मेरे इक्वेशन में नहीं आ सकता क्योंकि ml²/12 सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर के अबाउट। और पिवट के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया जाएगा, m इंटू सेंटर और पिवट के बीच में L/2 का डिस्टेंस है,
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके ml²/4 और लगाओगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो यहाँ से मेरे को पहला आंसर मिल जाएगा कि अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी ये ml²/3 आएगा नहीं अल्फा जो आएगा वो 3g/12 आएगा। एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना इसे। सिर्फ आंसर पर फोकस मत करना, वरना फिर बोलना ऐसे क्वेश्चंस जब और आएंगे तो कर नहीं पाओगे। बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ मैं, सुनने में हो सकता है खराब लग जाए आपको, और मैं हमेशा बोलता हूँ सच हमेशा कड़वा रहता है। जो बातें मीठी लग रही है समझ जाना वो जहर है तुम्हारे लिए। लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पढ़ करके अपने आप को हीरो समझते हैं कि मुझे तो अब टॉर्क, मुझे सब कुछ आ गया। उसकी जो बिल्कुल बारीकियां हैं, बेसिक पॉइंट्स, कंसेप्चुअल पॉइंट्स, उन पर वो फोकस नहीं करते। जल्दीबाजी में गलतियां क्या करते हैं, टॉर्क ले रहे हैं पिवट के अबाउट और एग्जामिनेशन हॉल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर रहे हैं ml²/12, फिर कह रहे मेरा आंसर नहीं आ रहा। LHS और RHS पर सेम एक्सिस को यूज करो, ठीक है ना जी। अल्फा की ये वैल्यू आई। साथ में ये भी बताइए कि क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज। ये बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशंस बड़ी जरूरी हैं। साइंस ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन आपको बताया जाता है। बिना ऑब्जर्वेशन के तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते साइंस में। सिर्फ फॉर्मूले से अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो भूल जाओ, अच्छा लगेगा, समझ कुछ नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक आंसर आ गया, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। उसके में एक और पूछा है, इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड। तो जो राइट वाला एंड है, पहले उसका नाम दे दे कोई यार, बी नाम दे देते हैं इसके राइट वाले को, और पिवट को ए नाम दे देते हैं। यानी बी पॉइंट की एक्सेलरेशन पूछी है इन्होंने, इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड। पहले तो मैं एक चीज बता दूं, कैन एक्सेलरेशन ऑफ बी बी ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन लॉ? यस और नो से बताइएगा, क्या न्यूटन लॉ को लगा करके आप पॉइंट बी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लेक्चर में इसके बारे में बहुत देर तक डिस्कस करके बताया गया था कि इस न्यूटन लॉ से हम बॉडी के कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, जहां पर डिस्कशन हो रहा था एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्सेस के बारे में। खाली सेंटर ऑफ तो मास केवल सेंटर ऑफ मास का निकाल सेंटर ऑफ सकते हैं, मास ये का अदर निकाल। पार्टिकल में आता है। हाँ, तो इसका मतलब आंसर है नो, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल सकते? एज अदर देन सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना, अदर देन सेंटर ऑफ मास, all particles can accelerate by internal forces also। ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में बताया था तुम्हें। और हमको यहाँ पर कुछ नहीं पता कि इंटरनल फोर्स क्या लग रही है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स का पता ही नहीं, रॉड के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है हमको क्या पता, रॉड के अंदर बैठ के तो हम देख नहीं रहे। और वैसे भी न्यूटन की फिजिक्स एटॉमिक लेवल पे काम नहीं करती। एटम न्यूक्लियस, इनकी डिस्कवरी 1900 सेंचुरीज में हुई है, 1800 में जाकर के हुए। न्यूटन पैदा हुए थे 1600 में। उस टाइम पर तो एटम और मॉलिक्यूल की कोई बात ही नहीं होती थी। इसीलिए कोई भी फिनोमिना जो एटॉमिक लेवल पर है, न्यूक्लियर लेवल पर है, वहां पर न्यूटन की लॉज बेकार हो जाती है। न्यूटन के मरने के 200 साल बाद ये सब चीजें आई हैं। तो इंटरनल पॉइंट्स मतलब सेंटर ऑफ मास के अलावा के बाकी के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन आप एनएलएम से तो नहीं निकाल सकते, ये तय हो गया। फिर कैसे निकाले? तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट अदर देन, ये सब लिख लेना कहीं पर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट अदर देन COM कैन बी ऑब्टेन्ड बाय काइनेमेटिक्स लॉज, बाय ऑब्जर्विंग द ट्रेजेक्टरी, ऑब्जर्विंग इसका जो ट्रेजेक्टरी यानी पाथ होगा, एंड काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट लगा करके। यही कंसेप्ट है, कोई नहीं बताएगा तुमको ये सब एक्सप्लेनेशन, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ,
हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएगा, बोल देगा ये कर लेना, ठीक है, ओके, अगली बार खुद से नहीं कर पाओगे आप। हाँ जी ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पर न्यूटन लॉ का यूज कर नहीं पा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने के सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं फिजिक्स में, या तो आप न्यूटन लॉ से निकालोगे, और न्यूटन लॉ से नहीं निकाल पा रहे हो फिर इसका मतलब काइनेमेटिक्स से आएगा, बस तीसरा कोई रास्ता नहीं है। पूरी फिजिक्स में एक्सेलरेशन निकालने का तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। तो पॉइंट बी की ट्रेजेक्टरी बताओ पहले क्या होगी, पॉइंट बी की ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होगी। ओके, तो इसका मतलब जो पॉइंट बी है वो एक सर्कुलर पाथ पर है, पॉइंट बी इज ऑन सर्कुलर पाथ। अब अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर याद करें और ये बताइए कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे है तो उसमें क्या एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। राइट, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। फॉर्मूला क्या क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल इज ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा और स्क्वायर टेंजेंशियल इज आर डीवी अल्फा, बाय डीटी। बट यहाँ पर अल्फा वाला फॉर्म लगाएंगे, आर अल्फा, डीवी बाई डीटी को आर अल्फा भी कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इनिशियल मोमेंट पर, और उस समय ये रॉड रेस्ट पे थी। देखो कैसे क्वेश्चन की रीडिंग कितनी मैटर करती है। इनिशियल मोमेंट और रेस्ट, तो ओमेगा तो हो गया 0, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस समय तो 0 है। क्वेश्चन के जिस मोमेंट पर एक्सेलरेशन निकाल रहे हो उस मोमेंट पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा सेंट्रीपिटल। आगे वाले मोमेंट पे आएगा, मतलब कुछ टाइम बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ जाएगी जब ये रॉड मोशन में होगी, फिलहाल नहीं होगी, इस टाइम पर नहीं होगी जिस टाइम पर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। अब आर क्या होगा? तो पॉइंट बी का जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो कितनी रेडियस का सर्कुलर पाथ बनेगा? किस पॉइंट? एल। तो एल का अगर सर्कुलर पाथ बनेगा तो उसके हिसाब से इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्किल की टेंजेंट की तरफ यानी नीचे की तरफ आएगी। सर्किल के टेंजेंट यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगी एल अल्फा वाली। और अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 3g/2l की, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू हुई 3g/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये होगा पॉइंट बी का एक्सेलरेशन। ये दो बातें बिल्कुल ध्यान से बिठा लेना है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए पूरा पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स आसान हो जाता है। जिसको ये बातें नहीं समझ में आ रही, उलझे रह जाओगे। जितने मर्जी सोल्यूशन देख लो, जितने मर्जी वीडियोस देख लो, कहीं की भी वीडियोस देख लो, एंड में रिजल्ट 0 ही आएगा। दो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन निकालने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता न्यूटन लॉ है और एक रास्ता काइनेमेटिक्स है। न्यूटन लॉ वाला रास्ता सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए है और काइनेमेटिक्स वाला रास्ता सबके लिए है। उससे सेंटर ऑफ मास का भी निकाल सकते हैं। फाइंडिंग एक्सेलरेशन थ्रू ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉइंट इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास, but finding acceleration by the Newton law is exclusively for center of mass। उस पर और किसी का कोई राइट नहीं है। ये बात बिल्कुल बिठा ले, कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो आप, हमेशा आपका क्वेश्चन सही रहेगा, कभी गलत नहीं कर पाओगे। अब समझ गए आप? काइनेमेटिक्स अप्रोच फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन इज यूनिवर्सल अप्रोच। न्यूटन लॉ अप्रोच फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन इज ओनली फॉर center of mass, not for others, because for other particles we are unaware of internal forces। हम क्या न्यूटन ही अनअवेयर थे? तो हम तो बहुत छोटी चीजें हम लोग तो। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे अगर न्यूटन लॉ से सेंटर ऑफ मास की देखते तो जी आती ना नहीं एक्सेलरेशन? नहीं, नहीं ना। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम शायद मेरे स्टेटमेंट की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन आप काइनेमेटिक्स वाली अप्रोच से निकाल सकते हो। तो एक काम करो ना, अगर आपको यही पता करना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो काइनेमेटिक्स वाली अप्रोच लगाओ, जरा लगाओ हाँ काइनेमेटिक्स सर वाली वो मैं अप्रोच। देख रहा था सर, वो मैंने जी ले लिया था एनएलएम से,
और वो फिर वेरीफाई नहीं हो रहा था, इसीलिए पूछा मैंने। तो गलती हो रही है ना भाई, कंसेप्चुअल गलती हो रही है। मैं तो बार बार चिल्ला रहा हूँ, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। एक मिनट को पहले इस क्वेश्चन को आगे शिफ्ट करने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मैं तो बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप कंसेप्ट के पीछे जाओ। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दो रास्ते हैं इसके लिए, दो रास्ते हैं। या तो आप एनएलएम का यूज कर लो या काइनेमेटिक्स का यूज कर लो। लेकिन एनएलएम का जब यूज करेंगे, अगर आप एनएलएम का यूज करोगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस का पूरा कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्सेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि F इक्वल टू ma से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो F तो पता हो। और इसमें क्या पिवट एक्सटर्नल बॉडी नहीं है? यस सर। तो क्या मुझे पता है कि इसका फोर्स कितना लग रहा है? नो सर। फिर नो तो एनएलएम की अप्रोच वैलिड तो है, लेकिन किसी काम की नहीं हमारे, क्योंकि हमारे को एक फोर्स पता ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर हम सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी कौन सी अप्रोच से लगाएंगे? काइनेमेटिक्स अप्रोच। और काइनेमेटिक्स अप्रोच का मतलब ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी देखो, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी क्या है? किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर मोशन, तो ये भी L/2 रेडियस होगा। ये भी सर्कुलर पाथ पे होगा। G/4 आ जाएगा तो उसका। अब इसके हिसाब से Yes. सेंटर पगलाओ नहीं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या आएगी? तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी आर अल्फा आएगी। सेम लॉजिक जो बी पॉइंट के लिए लगाया है, क्योंकि सेंट्रिपिटल तो होगा नहीं इस समय, टेंजेंशियल होगा आर अल्फा का। और सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी बनेगी, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी वो पिवट के अबाउट L/2 डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ पर L/2 इंटू अल्फा लगाएंगे और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 3g/4। तो सेंटर ऑफ मास 3g/4 से नीचे जा रहा है। इसका मतलब फ्री फॉल मोशन नहीं है। और फ्री फॉल कैसे हुआ? जब पिवट लगा है। तो जी का एक्सेलरेशन तो उसके लिए होता है जिस बॉडी को आप छोड़ दो, हवा में छोड़ दो, गिर रही है कोई बॉडी, तब तो जी से होगा ना। पिवट लगा है तो जी कैसे हो सकता है एक्सेलरेशन? फ्री फॉल है ही नहीं है। जी सर। अब तो ये अप्रोच को ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार फंसोगे आप। अच्छे अच्छे लोग फंसते हैं यहाँ पर। रूल्स के साथ स्टिक कर जाओ, चैप्टर आसान है, बहुत आसान है। और अदरवाइज इससे डिफिकल्ट चैप्टर भी कोई नहीं है, दोनों ही बातें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे यार। एक बार बताइए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जी से कम है लेकिन पॉइंट बी का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बॉडी में कुछ कोई पॉइंट ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है और कोई पॉइंट ग्रेविटी से कम एक्सेलरेट कर रहा है? सर वो हो सकता है सर टॉर्क की वजह से, टॉर्क डिफर कर टॉर्क रहा है नहीं, दोनों। टॉर्क नहीं। पॉइंट बी ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेट करने का रीजन क्या होगा? मैं फिर बता चुका हूं, पॉइंट बी सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो पॉइंट बी के एक्सेलरेशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी काम कर रही होंगी। तो हो सकता है कि पॉइंट बी के ऊपर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे लग रही हो जो ग्रेविटी को सपोर्ट कर रही होगी, और टोटल फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन मोर देन जी आ रहा हो। मतलब 3g/2 में g/2 आप ज्यादा आ रहे हो ना ग्रेविटी से, तो ये जो एक्सेस g/2 दिख रहा है मोर देन ग्रेविटी वाला, ये कौन से फोर्स की वजह से लग रहा होगा? आंसर होगा इसका रॉड के इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लग रहा होगा। बट हमें उसको सॉल्व नहीं करना है कहीं पर। ओलंपियाड लेवल पर ये भी पूछते हैं आपसे कि फाइंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में तो कहीं बात नहीं की गई है कहाँ फोर्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटर ऑफ मास जी से कम आने का रीजन क्या है? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के जी से कम आने का रीजन कि कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रही होगी। अब बता सकते हो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेस देन जी आने का मतलब, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर जी से कम चल रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी पर फोर्स mg के अपोजिट साइड पर कुछ लग रहा होगा। और सेंटर ऑफ मास में हमको एक्सटर्नल फोर्स देखना होता है, इंटरनल नहीं देखना होता है। तो कौन सा पॉसिबल एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग सकता है यहाँ पर? 5/8 से वाली। दो ही एक्सटर्नल चीजें हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए आपको बाहर की फोर्स देखनी है, अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात नहीं करोगे। सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट की एक्सेलरेशन का रीजन
इंटरमोलिकुलर फोर्स हो सकता है। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का रीजन इंटरमोलिकुलर फोर्स कभी नहीं हो सकता। इसका रीजन बाहर से लगने वाली फोर्स हो सकती है, और बाहर से यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स लगी हुई है और एक उस पिवट की फोर्स है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g से कम है, इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि पिवट की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटी के अपोजिट साइड पर लग रहा होगा। और अगर कोई पूछे कि कितना लग रहा होगा, ये भी पूछ लें कि बताओ इस हाँ पिवट की सर वो निकाल सकते हैं कैसे निकालोगे, बताओ तो। फोर्स बाय पिवट सर निकालो। वो पिवट फोर्स बाय पिवट माइनस mg माइनस फोर्स बाय पिवट करके इक्वेट कर लेंगे mg माइनस फोर्स बाय पिवट, और ये चीज सेंटर ऑफ मास के लिए 3g/4 की एक्सेलरेशन दे रही है। F इक्वल टू ma फॉर सेंटर ऑफ मास लगा रहे, और यहाँ से आपको पिवट वाली फोर्स की वैल्यू मिलेगी। पिवट वाली फोर्स की वैल्यू mg/4 ऊपर की तरफ, ये भी पूछा जा सकता है। आइए बात समझ में, बोलो। यस सर बाकी लोग भी देख लें, आराम से बोलो, क्योंकि काफी टाइम दिया है इस क्वेश्चन के ऊपर, और इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें हैं समझने Yes, की। लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए इसको, नोट्स बनाओ, इसको अच्छी तरीके से लिखो, और जब बिल्कुल दिमाग में ये चीजें घुस जाएं आपके, ये बात अगर आपके दिमाग में घुस जाती है कि एक्सेलरेशन के निकालने के दो अप्रोचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ। सेंटर ऑफ मास के लिए काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ दोनों अप्रोचेस काम कर सकती हैं, लेकिन बाकियों के लिए सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स की अप्रोच काम करेगी। और काइनेमेटिक्स की अप्रोच में एक्सेलरेशन देखने के लिए आपको ट्रेजेक्टरी देखना बहुत जरूरी है कि वो पैराबोलिक पाथ पर है कि सर्कुलर पाथ पर है कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर है, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन देखी जाएगी। और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को जब फोर्सेस के साथ रिलेट करना होगा, यानी F इक्वल टू ma लगाना होगा, तो सिर्फ बाहर की फोर्स देखी जाएगी। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट के लिए F इक्वल टू ma का यूज करेंगे, तो उसमें जो F है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्लूडेड होंगी। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन ये था कि अगर आप कोई कॉइन प्लेस करो एंड ऑफ द रॉड पे और रॉड को रिलीज कर दें, एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, आपके पास स्केल हो ना, तो आप स्केल का एक एंड अपनी फिंगर्स के बीच में दबा लो, बड़ी स्केल लेना, बड़ी सी रॉड टाइप की कोई चीज, और उसका एक एंड अपने फिंगर से होल्ड कर दो और दूसरे साइड एक कॉइन रख करके स्केल को छोड़ दो ताकि वो रोटेट करे। तो क्या वो कॉइन स्टे कर पाएगा रॉड के साथ? मतलब इनका ये कहना है कि जो राइट वाला एंड है, यहाँ पर अगर एक कॉइन रखें नहीं तो क्या ये कॉइन रॉड के साथ साथ रोटेट कर पाएगा? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो रिजिड बॉडी का हिस्सा नहीं है जो कि कनेक्टेड है पिवट से। ये रीजन नहीं है। सर अगर वो ऊपर की तरफ दूसरी तरफ रोटेट करे तो शायद हो सकता है सर। भैया ये शायद वैद का गेम नहीं है बालक, शायद वैद का गेम नहीं है, देखो। और रिजिड सर बॉडी नहीं क्लॉकवाइज के तो ये, पॉसिबल नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज के फिर भी पॉसिबल। अरे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर दो यार, दुनिया में क्या हो रहा है उससे में क्या मतलब है? जिस क्वेश्चन की बात की गई है उसके हिसाब से क्या आंसर है ये बताइए। दूसरे केस में पॉसिबल है कि नहीं है, उससे में क्या करना है यार। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो यार ये एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये गड़बड़ हो गया कुछ। देखिए ये जो रॉड है लेफ्ट साइड पर पिवटेड, मतलब आपको हिंज कर रखा है इसको। रीजन सुनो क्या है, जल्दीबाजी कोई ना करिएगा। इसका सेंटर ऑफ मास कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था? अभी क्या प्रूफ किया आपने? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी है? 3g/4 और राइट एंड की, बी वाले पॉइंट की? 3g/2 3g/2। ओके, सुनो, अब ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन लेस देन जी है, पॉइंट बी की एक्सेलरेशन मोर देन जी है। रीजन क्या है? ड्यू टू, सब कुछ बता दे रहा हूं एक बार में, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस।
सेंटर ऑफ मास लेस देन जी है, इसका क्या रीजन है? तो ड्यू टू फोर्स Pivot. बाय पिवट की फोर्स। इसमें इंटरनल फोर्सेस का रीजन नहीं दे सकते आप। मेरा पॉइंट ये है कि क्या इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा फिर जिसकी एक्सेलरेशन जी होगी? सर होगा। क्योंकि देखो पिवट वाले पॉइंट पर तो जीरो एक्सेलरेशन होगी। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो तो जैसे 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 आप पिवट से राइट एंड पे चलो, मूव टुवर्ड्स राइट, क्या हो रहा है यहाँ पर? एनालिसिस करो, राइट साइड मूव करने पर हो क्या रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो जी भी आएगा ना यार। यस सर। तो आइडेंटिफाई करो उस पॉइंट को जरा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी एक्सेलरेशन जी होगी? आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर द एक्सेलरेशन विल बी जी। हाँ जी, अभी 2/3L पे सर। 2L/3 पर। और ये आप कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि पीछे आप ये समझ गए हो कि एक्सेलरेशन बराबर आर अल्फा लग रहा है, तो जी की एक्सेलरेशन चाहिए और आर निकालना है, और अल्फा की वैल्यू हम 3g/2L शायद निकाले हुए थे, तो इसका मतलब ये 2L/3 डिस्टेंस है। मतलब पिवट से 2L/3 डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, पिवट से 2L/3 डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्वल टू जी से चल रहा होगा। यानी कि पहले 2L/3 के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे, ऑल पॉइंट्स, वो लेस देन जी से एक्सेलरेट होंगे, और 2L/3 के आगे जितने पॉइंट्स होंगे, आफ्टर 2L/3 जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब आपके मोर देन जी से एक्सेलरेट करेंगे। अब अगर आपने यहां पर क्वाइन रखा, तो क्या ये क्वाइन जी एक्सेलरेशन से ज्यादा चलेगा या जी से कम चलेगा? नोटिस करो, अगर ये क्वाइन रॉड के साथ चल रहा है तो मतलब कि क्वाइन पर नॉर्मल लग रहा होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो क्या क्वाइन मोर देन जी एक्सेलरेशन पे चल पाएगा? अगर क्वाइन रॉड के ऊपर है, नहीं सर। नॉर्मल लग रहा है, बताएं। नो सर। नो सर। नो सर। तो आंसर आ गया। इसका मतलब क्वाइन राइट एंड के साथ इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि राइट एंड की एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा है, और क्वाइन ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेट हो ही नहीं सकता। तो जब उनकी एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकती है तो वो साथ साथ चलेंगे कैसे? हाँ जी विज्ञान जी, बात समझ में आ गई? आई बात समझ में ये चीज? यस। यस सर। sir. लेकिन अगर उस क्वाइन को 2L/3 से अंदर कहीं रख देते तो क्वाइन को रॉड के तो चलता। इनिशियल 2/3 लेंथ पर कहीं रख दें, तो क्या क्वाइन रॉड के साथ नहीं चल सकता? तो चल सकता है। हाँ। चल सकता है सर। तो अभी जो एक रीजन दे रहे थे कि ये अलग अलग बॉडीज हैं इसलिए साथ नहीं चल सकते, ये आंसर नहीं है। आंसर ये है कि क्वाइन और रॉड तभी साथ में चल सकते हैं जब एक्सेलरेशन जी से कम हो, क्योंकि क्वाइन को तो जी से कम पे चलना ही है, क्योंकि क्वाइन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो क्वाइन तो जी से ज्यादा नहीं जा सकता, तो रॉड के उन पॉइंट्स के साथ क्वाइन का कांटेक्ट बना रह सकता है जिनके एक्सेलरेशन जी से कम है, पर जिन पे जी से ज्यादा है वहां पर क्वाइन एक्सेलरेट रॉड के साथ नहीं कर पाएगा, अलग कर जाएगा। सर लेकिन रॉड जब किसी एंगल पर चल जाएगी तब तो अलग होना ही पड़ेगा ना सर। सब सारी बातें इनिशियल मोमेंट की हो रही हैं, अभी आगे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे की बात करने के लिए हमको फिर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा नहीं ना सर, इमीडिएटली आफ्टर। क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? रिलीज करते वक्त लिख रहे हो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, तो कॉइन वहीं गिर जाएगा, तो आगे की बात ही क्या करेंगे हम? सब कुछ लिखा है। तो इस क्वेश्चन को करना है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे पिवट की फोर्स निकालने का लॉजिक, जैसे वो भी निकाला हमने mg/4 का। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही जनरेट होते हैं कि फाइंड द फोर्स एट द पिवट mg/4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विच पॉइंट ऑफ द रॉड हैज एक्सेलरेशन ऑफ g, what length of the rod will have acceleration less than g, what fraction of the length of rod will have acceleration more than g। ऐसे करके इसके अंदर से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। सर कॉइन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी कैसे डिटरमाइन किया? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि नॉर्मल ग्रेविटी के अपोजिट लगेगा उसमें, रॉड के ऊपर रखा अच्छा, है। मतलब और कोई फोर्स नहीं है इस वजह से? हाँ जी सर।
ठीक है, एक क्वेश्चन और सिमिलर दिखा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी। इसमें ये रॉड वर्टिकल कंडीशन पर है और एक फोर्स P लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, 6 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं h डिस्टेंस पे, जिसमें h की कुछ वैल्यू है, h इक्वल टू L है, मतलब कि ये फोर्स लोअर एंड पे लगा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट A हिंज है, पॉइंट A हिंज हो गया, बाकी सब स्पेसिफिकेशन दे रखी है। तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा पहले, तो अब क्लियर हो गया कि अल्फा निकालने के लिए हमको टॉर्क बाई आई लिखना है। पिछले एग्जांपल से ये भी समझ में आ गया कि जो टॉर्क हम कंसीडर करेंगे वो पिवट के अबाउट लेंगे। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स इस पिवट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? यहाँ टोटल 3 फोर्सेस हैं, एक फोर्स P वाली, एक सेंटर ऑफ मास पर mg की फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, और एक और फोर्स होगी जो यहाँ पर दिखाई नहीं जा सकती, वो फोर्स एट दिस हिंज। तो एक हिंज से लगने वाली फोर्स, एक सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी की फोर्स, और एक जो बाहर से ये 6 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, ये टोटल ये 3 फोर्सेस हैं। इनमें से कौन सी फोर्स ऐसी है जिसका लाइन ऑफ एक्शन हिंज से पास नहीं करेगा, मतलब जिसके वेक्टर को एक्सटेंड करने पर उस पर हिंज वाला पॉइंट नहीं आएगा? तो हमने फोर्स P की लाइन को एक्सटेंड करके देख लिया, इसके ऊपर नहीं है। और कोई mg को एक्सटेंड करने पर क्या होगा? वो ए से पास बाकी दोनों पास कर लेंगे। हाँ, तो सिर्फ 6 न्यूटन का फोर्स आएगा, 6 न्यूटन की फोर्स इनटू 6 न्यूटन की जो लाइन को जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो ये लाइन उस हिंज से कितने डिस्टेंस पर है? आंसर हो गया h। L/2। h पे है कहाँ L/2 यार? L। यस सर, वो गलती से फिगर दिख गया। h है और h की वैल्यू L है और L की वैल्यू 0.9 है, तो इनटू 0.9 सर ये हो दिखा गया। नहीं तो था। कोई बात नहीं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिवट के अबाउट, यानी कि एंड पॉइंट के अबाउट, ये फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा और ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो जो आई अबाउट द पिवट है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, और उससे इसका आंसर आएगा। मैं सिंबॉलिकली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ml²/3, ऊपर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो 2l² और डिवाइडेड बाय 3। पीछे दिखा चुके हैं कि कैसे निकालते हैं इसको, ml²/3 कैसे आएगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहला आंसर आपके अल्फा का आ जाएगा, ठीक है जी, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बी पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन एट ए, मतलब बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि फोर्स एट द हिंज कितना है, पिवट वाली फोर्स पूछ रहे हैं वो। यही कहता है कि ये भी पूछा जाता है कभी कभी। सुनिएगा, बी पार्ट के लिए फोर्स निकालने का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एनएलएम। और एनएलएम जब लगाना है तो क्या लगाए, किसके लिए लगाओगे? F=ma, किसके लिए लगा दे? कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखेंगे यहाँ पर? तो काइनेमैटिक्स लगाएंगे सेंटर ना, ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो लेफ्ट साइड पर पिवट की फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस में पिवट है प्लस ग्रेविटी है जिसकी डायरेक्शन -j है, प्लस एक और फोर्स एक्सटर्नल है जो 6 न्यूटन का हम लोगों ने लगा रखा है, 6 न्यूटन की फोर्स, -i। ये हो गया मेरा। -i। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने क्या रखा है? लेफ्ट हैंड साइड पर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास 2 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ए सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के लिए आप काइनेमेटिक्स की अप्रोच को यूज कर लो। एक्सेलरेशन निकालने का रास्ता तो काइनेमेटिक्स के थ्रू भी है, और काइनेमेटिक्स अप्रोच के थ्रू निकालने से लिए हमको देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी उसकी। तो जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है उसकी ट्रेजेक्ट्री आप आराम से देख सकते हो। हाँ जी विज्ञान जी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड क्या हिंज के अबाउट यहाँ पर भी सर्कुलर पाथ पर नहीं चला जाएगा जब इस रॉड को पुश करेंगे? यस सर। यस सर। तो उसकी एक्सेलरेशन 2 डायरेक्शंस में मिलेंगी, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल।
सेंट्रिपिटल फिर से 0 होगा, क्योंकि ये देखिए न्यूटन लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब कुछ इंस्टेंटेनियस होता है, ये पूरी वर्किंग इंस्टेंटेनियस होती है। तो जिस मोमेंट पर ये सब कुछ स्टार्ट कर रहा है वहां पर कोई एंगुलर वेलोसिटी मुझे नहीं दी गई है, तो इसका मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को हम 0 मानेंगे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बार बार आर अल्फा से आएगा, जिसमें आर की वैल्यू पिवट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L/2 L/2 यानी कि 0.9/2 टाइम्स ऑफ अल्फा विच इज 10। और ये किधर की तरफ होगा, किस तरफ होगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? ट्रेजेक्टरी को देख करके बताओ, जो ट्रेजेक्टरी दिखाई है उसका टेंजेंट किधर बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड। क्लॉकवाइज। टेंजेंट लेफ्ट बनेगा बच्चा, टेंजेंट। यस सर, यस। तो इसका मतलब ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड यानी माइनस आई कैप डायरेक्शन में चल रही है। अब हम इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिखेंगे, तो एफ पिवट माइनस एम जी इंटू जे कैप माइनस 6 आई कैप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 2, और वहां पर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को काइनेमेटिक्स की अप्रोच से सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 0.9/2 इंटू 10 और ये वेक्टर के फॉर्म में माइनस आई कैप कर देंगे। अब इसको सब कुछ राइट साइड ले जाओ, एम जी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। एम जी मास गिवन है 2 किलोग्राम, तो इंटू जी 20 सॉरी 9.8 ले रखा है क्वेश्चन में, तो ये 19.6 हो जाएगा। अब सब कुछ ट्रांसफर कर दीजिए, तो पिवट की फोर्स आ जाएगी यहाँ से राइट साइड जाकर के 6 आई कैप प्लस 19.6 जे कैप, और ये वैल्यू माइनस 0.9 मतलब 9 आई कैप, यानी कुल मिला करके ये यहाँ पर माइनस 3 आई कैप आ रहा है, यानी कि पिवट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट माइनस 3 आई कैप, हाँ जी ठीक है भैया, और वर्टिकल 19.6। तो यही लिखा जा रहा है 3 न्यूटन की लेफ्ट साइड फोर्स और 19.6 न्यूटन की अपवर्ड साइड की फोर्स होगी। ये है तरीका इसको निकालने का। ठीक है बोलो, मैं टाइम लगेगा यार, बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक लेक्चर पे हुआ आज। अब और एक सिमिलर क्वेश्चन शायद आगे है, हाँ, तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस से अपने देख सकते हो। अगर ये सब कुछ समझ आ जाए तो मैं फिर बोला रिवीजन के बाद ही करना है इसको, पहले ये 4-5 एग्जाम्पल जो कराए गए हैं अच्छी तरीके से समझ करके पॉइंट्स बना करके बिल्कुल जब दिमाग में बैठ जाए तो टेस्ट करने के लिए अपने आप को एक बार ये क्वेश्चन कर लेना। इसमें भी वही पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी पॉइंट पूछा है और रिएक्शन पूछा है। पिन सपोर्ट का मतलब यहाँ पे जो हिंज है यहाँ पर क्या फोर्स आएगी ये पूछा है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा खुद से हो जाता है, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। और अगर नहीं हो पा रहा तो फिर भाई बहुत दुख की बात है, फिर से तुमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पूरा रिवीजन करना होगा। और समझ में आ गया तो बिल्कुल बल्ले बल्ले आप चैंपियन आदमी हो। फिर भैया शिवांश पांडे जी, न्यूटन लॉ की वर्किंग हमेशा इंस्टेंटेनियस होती है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। ये जितनी इक्वेशंस लगाते हो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एफ इक्वल टू एम ए, ये सब इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस हैं। जो आंसर्स आएंगे वो एक गिवन मोमेंट के होंगे, ना पास्ट के आंसर आ सकते हैं ना फ्यूचर के आंसर आ सकते हैं। न्यूटन लॉ मतलब राइट नाउ प्रेजेंट पे क्या है, न्यूटन लॉ उसके लिए है, पास्ट और फ्यूचर के लिए वो नहीं है। पास्ट और फ्यूचर के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। न्यूटन लॉ एग्जैक्टली जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर क्या हो रहा है वो बता सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखिए।